वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, नाम क्या है इसका? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। बताओ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहाँ लागू होती है? डिपार्टमेंट के लेवल पे या उसके ऊपर? मतलब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट लेवल स्ट्रेटजी। इसको लो लेवल स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कहाँ लागू होती है? टॉप लेवल पे। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहाँ लागू होती है? मिड लेवल पे। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी कहाँ लागू होती है? लो लेवल पे या डिपार्टमेंट के लेवल पे। छोटा सा चैप्टर है, 6 स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर। आओ फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको। चैप्टर का ओवरव्यू देखो सब लोग, कौन कौन सी स्ट्रेटजी का नाम याद कर लें अपन। मैंने जैसा कहा चैप्टर का ओवरव्यू याद होना चाहिए। मैं क्विकली 2-2 मिनट लेते हुए दोनों चैप्टर का ओवरव्यू याद करा दूं। चैप्टर नंबर 4, corporate level strategy. At the first level, corporate level strategic alternatives are 4: stability, growth and expansion, retrenchment, combination. उसके बाद आ जाओ किस पे? ग्रोथ और एक्सपेंशन। कितने रूट है? 3। कौन से? डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन एंड मर्जर एंड स्ट्रेटेजिक अलाइन। फिर आ जाओ डाइवर्सिफिकेशन पे, कौन से रूट है? 2। इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। फिर आ जाओ इंटेंसिफिकेशन के कितने रूट है? 3। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आ जाओ आप नेक्स्ट रूट के ऊपर जिसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। कितने रूट है? 4। कौन कौन से? वर्टिकल इंटीग्रेटेड, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड, कंसेंट्रिक एंड कॉन्ग्लोमरेट। फिर आ जाओ वर्टिकल के ऊपर 2 रूट है। कौन से 2 रूट है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। याद हो गया चैप्टर 4 पूरा। 12 से 14 नंबर के सवाल आप देखोगे एग्जाम में इस बार। आ जाओ चैप्टर नंबर 5, अभी अपन कवर करके आए। छोटे छोटे 5 टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल। उसके नीचे माइकल पॉटर की 3 स्ट्रेटजी। कौन सी 3 स्ट्रेटजी? कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। इसके साथ एक सवाल और, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। चैप्टर खत्म। 12 से 14 नंबर के सवाल इस पे भी देखोगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से कर लिया अपने। आओ फटाफट से चैप्टर नंबर 6 का भी चैप्टर और भी याद कर लेते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ये 3 चैप्टर ढंग से कर लो। 25 से 30 नंबर के सवाल तो इन्हीं से आ रहे हैं। MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मिला के। 6 स्ट्रेटेजी कौन सी है? नाम याद करते हैं अपन। मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, R&D, HR। 6 पढ़ी थी अपन ने, फिर से एक बार याद कर ले अपन। कौन सी है 6? मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, R&D, HR। वन मोर टाइम, ठीक है। सबसे पहले मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, R&D, HR, ठीक है। थोड़ी सी राइम बना लेते हैं तो आसान हो जाता है। बोलने को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, पर एक राइमिंग में करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। बचपन में राइमिंग नहीं करते थे, राइमिंग में कर लो इसको। फिर से कर लो। फिर से पहला क्या है? मार्केटिंग, फाइनेंशियल, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, R&D, HR, ठीक है। हो जाएगी याद? तीनों चैप्टर याद हो गए कि नहीं हो गए? आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब मैंने बताया था आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है क्योंकि बहुत बड़ा है, टॉपिक ही बहुत बड़ा है। हर बार देखो सवाल आया है। मई 18 में 5 और 2 7 नंबर के, नवंबर में 5 और 2 7 नवंबर के, और मई 19 में कम से कम 2 नंबर तो मैं मान के चल रहा हूँ आएंगे ही आएंगे। और खास तौर से 13 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसमें पढ़ेंगे, उसमें से कुछ आ सकता है। हर बार उसमें से एक सवाल तो आ ही रहा है, तो उतना तो मान के चलो, कुछ और भी हो सकता है। और इसके अलावा फाइनेंशियल काफी दिनों से नहीं पूछी गई है, खास तौर से उसमें वर्थ ऑफ ए बिजनेस इवेल्युएट कैसे करते हैं उस पर सवाल हो सकता है, पढ़ेंगे अपन। प्रोडक्शन करना है, लॉजिस्टिक पे 5 नंबर का सवाल आ चुका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सवाल हो सकता है, HR पे सवाल हो चुका है। तो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए देखो भाई। मई 19 के लिए एक तो ये तैयार करना है, एक हमको तैयार कर लेना है लॉजिस्टिक पे, बड़ा सवाल आ सकता है, एक हमको तैयार कर लेना है HR, ठीक है ना, और एक तैयार कर लेना है, ये भी हो सकता है R&D। 4 एक स्ट्रेटेजी तैयार कर लो ढंग से आप। कौन कौन सी? मार्केटिंग छोटे सवाल के तौर पे, फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट मान रहा हूं मैं, ये तो मतलब देखोगे ही देखोगे, मतलब ये तो प्रिडिक्टेबल सवाल है, ये तो मिलना ही मिलना है। खोलते ही फाइनेंशियल पे कुछ ना कुछ देखोगे। खास तौर से मेरे को वो सवाल आता दिख रहा है, हाउ वर्थ ऑफ ए बिजनेस कैन बी इवैल्यूएटेड, वो ढंग से कर लेना, अभी अपन करेंगे। 3 अप्रोचेस 5 मेथड, याद आ रहे हैं कि मेरी बात? अभी करेंगे अपन, ठीक है। चलें शुरू करें इस टॉपिक को, फटाफट से इसको खत्म करते हैं अपन। देखो सबसे पहले फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की डेफिनेशन, कीवर्ड याद करो भाई। फंक्शनल स्ट्रेटजी आर डिजाइन टू हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। क्या करता है भाई ये? हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल को हेल्प करता है। फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन द स्ट्रेटजी हैव टू प्रोवाइड डायरेक्शन। दूसरी बात क्या याद करनी है? डायरेक्शन टू द फंक्शनल मैनेजर्स रिगार्डिंग द प्लान एंड पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। तो 3 चीज याद करनी है। पहला क्या करता है? हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है ये? कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल के मैनेजर्स को हेल्प करता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? प्रोवाइड करता है यूजफुल डायरेक्शन। किसको करता है? फंक्शनल मैनेजर को करता है। तीसरी बात क्या याद रखनी है? रिगार्डिंग द प्लान एंड पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। तो 3 बातें याद रखें। पहला हेल्प करता है, दूसरी बात डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तीसरी बात रिगार्डिंग प्लान एंड पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड। बात आ गई समझ में? हर एक की डेफिनेशन का 2 नंबर का सवाल तो अपने को इस तरीके से कीवर्ड के साथ याद कर ही लेना है। अब कौन सी स्ट्रेटजी होती है मैंने याद करवा दी, याद करें दोबारा से एक बार। कौन सी? मार्केटिंग,
फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, R&D, HR। हो गए 6? ठीक है, 6 याद रखने। अब सबसे पहले मुझे लगता है ये सवाल भी एग्जाम में हो सकता है, रीजन क्या है भाई आपको फंक्शनल स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए? व्हाट आर द रीजंस व्हाई वन शुड अडॉप्ट द फंक्शनल स्ट्रेटेजी? अब यहाँ 2 शब्द एक से मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, MCQ में भी हो सकता है। एक है फंक्शनल स्ट्रेटेजी और एक है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। बताओ दोनों में अंतर क्या और दोनों में समानता क्या? कोई बताएगा मुझे अंतर क्या है? What is the difference between functional strategy and financial strategy? Yeah, what is the similarity between financial strategy and functional strategy? कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे। मैं वो सवाल पूछ रहा हूं आपसे जो आपसे इंटेलिजेंसी के तौर पे एग्जामिनर पूछ सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इज वन टाइप ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी तो है, कल को ट्रू फॉल्स में आ जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी द फंक्शनल स्ट्रेटेजी, ट्रू MCQ में आ जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी इज फंक्शनल कॉर्पोरेट बिजनेस ग्लोबल स्ट्रेटेजी। बताओ, मैंने बैठे बैठे 2 सवाल तैयार कर दिए कि नहीं तैयार कर दिए? इस तरीके की तैयारी चाहिए हमें आपसे। अगर ऐसी तैयारी आपने SM में की है, 40 नंबर तो अकेले SM से ला सकते हैं, 40 मार्क्स हमारे स्टूडेंट लाते रहे, ठीक है ना? ये दीपम के नंबर और ज़्यादा होते अगर ये आपके सवाल आया होता आपका फ्लो चार्ट वाला, वो 8 नंबर आप सबके आएंगे। मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार पूछा नहीं गया तो इस बार फ्लो चार्ट तो आ ही रहा है, तो 8 नंबर तो वो आपके आ गए। तो मैं दीपम के 8 नंबर और जोड़ देता हूँ। 58 + 8 कितने? 64 हो गए। मतलब 60 के ऊपर नंबर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? मुश्किल काम है क्या? मई 2017 में AI रैंक 35 हमारी क्लासेस से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, सौरभ शर्मा, ठीक है? मेरी किताबों के पीछे उसका फोटो भी है। कितने नंबर लाया? देखो 70 नंबर लाया है वो, 70 मार्क्स, ठीक है? उससे उसके साथ एक लड़की का फोटो और है, वो हमारे पास ITSM पढ़ के गई थी, क्या नाम है उसका? रश्मि शर्मा। कितने मार्क्स हैं उसके? कितने? 78 मार्क्स, ठीक है? फिर मैं एक और फोटो दे रखा है मैंने, किरण सोनी, कितने मार्क्स हैं उसके? जब वो 60 मार्क्स लाई थी उस समय जोधपुर से गाने बजाने वालों ने एक AIR रैंक दी थी, सम्यक भंडारी, उसके नंबर थे AISSM में कितने? 40। इस क्लास में जब मैंने आया था मैंने कहा बेटा एक नंबर तेरा नहीं आया होता तो कहाँ होता तू? सोचो, मतलब AISSM ने तेरे को कहीं का नहीं छोड़ा, वो गाने बजाने वालों के पास था। हमारी मेरिट नहीं थी, मैं क्लेम नहीं करता, एक्सेल की तो थी, मेरा सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन उसी क्लास में जब हमने पैरेलली बच्चे को पढ़ाया, किरण सोनी कितने नंबर लाई? 60। तो सोचो अगर मेरिट वाला बच्चा हमारे पास होता तो 60 से ज़्यादा ही नंबर लाता, ये तो तय था। तो वो उसकी रैंक 40वीं होती क्या? फिर उस रैंक कहीं पहले 10 में होती। हम क्लेम करते हैं, ठीक है? अपने पास मेरिटों का खजाना है। अब तक करीब 150 AIR रैंक तो मुझे पढ़ाते हुए हो गई, और अब फिर देंगे अपन, इसी क्लासों से देंगे, चिंता मत करो, फिर आने वाली है, आएगी इन्हीं क्लासेस से फिर, ठीक है ना? तो एक दौर था तो बीच में थोड़ी देर बाद थोड़े कुछ लोगों को गाने बजाने ठीक लगते थे, लेकिन अब समझ में आ गई कि सब्जेक्ट पास करना इंपॉर्टेंट है। गाने बजाने तो अपन iPod पे भी सुन सकते हैं, घर पे भी रेडियो होता है, उसके लिए 10,000 रुपये खराब करके गाने बजाने थोड़ी देखने जाना है अपने को। पढ़ाई तो सीरियस काम है कि पढ़ाई गाने बजाने के साथ होनी चाहिए? सीरियस काम है। चलो रीजन बात करते हैं अपन। सबसे पहला रीजन क्या है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन। तीसरा क्या करता है? कंट्रोलिंग। चौथा क्या करता है? कोऑर्डिनेशन। पांचवा क्या करता है? फंक्शनल एरिया हैंडल। 5 बातें याद करो, सेंटेंस याद नहीं करना है। क्या रीजन बताया हमने? सबसे पहला डायरेक्शन प्रोवाइड, दूसरा फैसिलिटेट द इंप्लीमेंट, तीसरा कंट्रोलिंग, चौथा क्या है? कोऑर्डिनेशन, पांचवा क्या है? हैंडल। बात आ गई सबको समझ में? ये मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, लिख लो, May 19 हो सकता है। देखो इन्हीं हेडिंग के साथ स्ट्रेट अवे यही सवाल आएगा, व्हाट आर द रीजंस व्हाई फंक्शनल स्ट्रेटजी आर नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 बातें करनी है। कौन सी 5 बातें? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेट करता है, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और हैंडल करने में मदद करता है। May 18 में 5 मार्क्स का सवाल आ चुका है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर और उसके डिफरेंट इश्यूज के ऊपर। मैंने पढ़ाते हुए कहा था मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर को जानकारी दिया करते हैं। आज की मार्केटिंग हाईली प्रमोशनल है, वर्ड याद रखना, प्रमोशनल। आपके दिमाग तक रोड ठक ठक करनी पड़ती है, हमारा प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है ना? कई लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ का मतलब समझते हो? लकड़ी।
लकड़ी की हांडी चढ़ा दोगे, नीचे आग जलती होगी, तो एक बार तो माल पक जाएगा, लेकिन साथ में हांडी जल जाएगी, अगली बार पका नहीं पाओगे, है ना। इसी तरीके से आप लगातार रिजल्ट नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट तो कंपेयर किए जाएंगे ना आपके नेशन वाइड टीचर्स के साथ में, तो फिर क्या होगा, बार बार हांडी चढ़ा लोगे क्या आप, नहीं चढ़ा पाओगे आप, ये तो तय बात है। रिजल्ट तो मैटर करते ही हैं, केवल आप क्लास का माहौल ईज करके काम नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव द रिजल्ट्स विद यू, है ना। तो अपने को मार्केटिंग पे ये ध्यान रखना है, कई सारे इश्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा। इन द मार्केटिंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली राइट देन व्हाट इज इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, मैंने पढ़ाते हुए भी कहा था। बताओ ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर से समझो क्या कह रहा है। इन मार्केटिंग इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली राइट देन व्हाट इज इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। कई बार हम क्या करते हैं, इमीडिएटली लाभ क्या है वो देखते हुए काम कर दिया करते हैं, उससे इमीडिएट नफा मिल सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहने के लिए स्ट्रेटेजिकली जो काम अच्छा है, जो लंबे समय में चल के हमें रिजल्ट देगा, वो काम करना पड़ेगा, तभी आप इमेज बिल्ड कर पाओगे, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। हम कहते हैं ना, बेवकूफ़ बार बार नहीं बनाया जा सकता, एक बार बना सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में लोगों को मार्केटिंग के तौर पे एक बार बेवकूफ़ बना के खरीदवा सकते हो, लेकिन लंबे समय तक खरीदने के लिए, रिकरिंग कस्टमर बनाने के लिए प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, कंटेंट में दम होना चाहिए, रिजल्ट आपके अच्छे आने चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस बेटर होना चाहिए, तभी सस्टेन करोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट प्रॉफिटेबल वाला काम रिजल्ट देगा कि स्ट्रेटेजिकली राइट, भले रिजल्ट देर से देता हो, वो काम करना पड़ेगा। अभी कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक और तुम्हारे सामने बात खोल रहा हूँ, मैं तो लंबे समय से देख रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब के माध्यम से कईयों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खोल रहा हूँ। यूट्यूब पे तुम देखना, सब्सक्राइबर कितने के साथ, 2,73,000 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कितने, 2,73,000 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो अब तुम कोई वीडियो लॉन्च करोगे तो तुमको व्यू कितने मिलने चाहिए, अगर लाखों लोग तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं तो तुम्हारे व्यू भी लाखों में होने चाहिए, कि तुम्हारे व्यू 2,000 3,000 होने चाहिए। सिंपल सी बात कह रहा हूं, मेरे फॉलोअर्स की संख्या 2-5 लाख, इसका मतलब मेरी वीडियो देखते हो तुम लगातार, तो मैं जब वीडियो लॉन्च करूं तो मुझे इमीडिएटली कितना ट्रैफिक मिलना चाहिए, इमीडिएटली ट्रेंडिंग में मेरे वीडियो आना चाहिए, लाखों व्यू मिलने चाहिए, लेकिन व्यू कितने मिले हुए, 2,000 3,000 2 के 3 के। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, मार्केटिंग की जा रही है, बार बार तुमको पैसा खर्च करके दिखाया जा रहा है, ये देखो ये देखो, और कई बार व्यू खरीदे भी जाते हैं, एसईओ में ये सब चलता है, मतलब फर्जी व्यू खरीद लेंगे अपन, होते नहीं है इतने, रियल होते नहीं है, क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में सब दिखता है ना अपने को। अगर मैं इतना पॉपुलर हूं तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी हजारों लाखों कमेंट आने चाहिए, 20 कमेंट 10 कमेंट 15 कमेंट इतने आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ी है ना। अब मैं अपनी बात करता हूं, मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर को 1300 के आसपास ही हैं, लेकिन आप मेरे कमेंट देखो, मेरे व्यू देखो, आप ऑर्गेनिक हैं सारे, रियल सेंस में मुझे मिल रहा है, और मैं 2019 टारगेट लेके चल रहा हूं, सब्सक्राइबर भी हजारों या लाखों में होंगे क्योंकि रियल तरीके से बढ़ रहे हैं, और व्यू भी बहुत होंगे। कैसे तरीका है ये, ऑर्गेनिक है ना। एक तरीका होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब समझते हो, आर्टिफिशियल, कद्दू इतना बड़ा कर दो, रियल कद्दू तो इतना छोटा ही होता है जो नेचुरल उगता है, लेकिन इंजेक्शन ठोक दूँ तो कद्दू कितना बड़ा हो जाता है, लौकी इतनी बड़ी हो जाती है, कद्दू इतना बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, उससे कैंसर भी होता है। ये जो आज इतना कैंसर हो रहा है ना हम सबको हिंदुस्तान में, उसके पीछे कारण क्या है, इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं इसके अंदर, मालूम है कि नहीं मालूम है। लौकी को इतनी बड़ी होती है क्या, रियल नेचुरल खाद से लौकी इतनी सी होती है, करेला इतना सा होता है, भिंडी इतनी सी होती है, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी आती है, आर्टिफिशियल है ये, समझ रहे हो बात को। तो आर्टिफिशियलिटी तो नुकसान ही देगी, इमीडिएट प्रॉफिट दे सकती है कि मैंने माल ज्यादा बेचा, इतनी छोटी भिंडी में तो क्या करूंगा, फसल और पैदावार भी छोटी करूंगा, नफा भी छोटा ही आएगा मेरा। लेकिन मैंने क्या किया, लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन ठोके, लौकी कद्दू मतीरा ये वो सब बड़े बड़े बना लिए मैंने, और खूब किलो के भाव माल बेच दिया, लोगों को कैंसर दे दिया मैंने। तो आपने स्ट्रेटेजिकली राइट काम किया कि इमीडिएट प्रॉफिटेबल काम किया, बताओ। आग नहीं तो आगे चल के तुमको नुकसान होगा कि नहीं होगा। जब बात खुल जाएगी लोगों के सामने कि तुम आर्टिफिशियल काम करते हो, तो एक दिन दुकान बंद होनी तय नहीं है, तुमको शायद पता नहीं होगा। एक बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी चला करती थी, अरिंदम चौधरी नाम के एक लड़के की, चोटी बना के आया करता था, मैनेजमेंट का गुरु मानता था अपने आप को, और खूब चलती थी उसकी यूनिवर्सिटी। हुआ क्या, फर्जी यूनिवर्सिटी थी वो, एक आदमी पीछे पड़ा, उसको यूनिवर्सिटी बंद करके भागनी पड़ गई।
बताओ स्टूडेंट का भविष्य दांव पे लग गया कि नहीं लग गया? मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 3 साल पुरानी बात है केवल। अरिंदम चौधरी देश का एक जाना माना नाम था, हर टीवी न्यूज चैनल पे उसके इंटरव्यू, यूट्यूब पे उसके, मालूम पड़ा फर्जी यूनिवर्सिटी लेके चलता था। यूनिवर्सिटी नहीं थी, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं, अपने आप को IIM अहमदाबाद से भी तगड़ा मानता था। मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, पोल खुली तो मालूम पड़ा दुनिया में नजर नहीं आ रहा है। नाम सुनते हो कहीं? और 3 साल पहले वो इसका नाम ही चला करता था। तो गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है ये? यू मस्ट डू व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली राइट, यू मस्ट नॉट डू व्हाट इज इमीडिएटली प्रॉफिटेबल। पढ़ाई कैसी करनी है अपने को? कंसेप्चुअल बेसिस पे करनी है, रटाफिकेशन करके नहीं करनी है अपने को, हेडिंग से वेडिंग नहीं करनी है, उससे पास नहीं होंगे अपन। पास तो कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने से होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अब उस तरीके से इंस्टीट्यूट पूछने जा रही है मई 2019 ऑनवर्ड्स। इश्यूज क्या है हमारे सामने मार्केटिंग के? कई सारे इश्यूज होते हैं। पहला, कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे, प्रिंट मीडिया पे करेंगे, टेलीविजन पे करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करेंगे। आजकल तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सोशल मीडिया। बहुत कम पैसों में बात हो जाती है। प्रिंट मीडिया और बाकी सब टेलीविजन वाले बड़े महंगे पड़ते हैं हमारे को। इसके अलावा किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा आपका, डीलरशिप होगी, मल्टीपल डीलरशिप होगी, प्राइस लीडर बनोगे कि फॉलोअर बनोगे, कंप्लीट वारंटी दोगे कि लिमिटेड दोगे, शेयर ऑफ बिजनेस कैसा करोगे, कुछ कस्टमर के साथ किस ज्यादा के साथ करोगे, रिवार्ड कैसा दोगे, स्ट्रेट सैलरी होगी, कमीशन होगा या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये क्या है? बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इश्यूज पे भी सवाल हो सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज विच आर कंसीडर्ड अंडर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? तो ये सारे इश्यूज हैं। क्या चीज है ये? इश्यूज। ऊपर क्या चीज मैंने बताई? फंक्शनल स्ट्रेटेजी की जरूरत, नीड क्या है, रीजन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी। बात आ गई सबको समझ में? उसके बाद मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है बताया था मैंने। इस पर ट्रू फॉल्स आ सकता है। क्या ट्रू फॉल्स पूछा हुआ एग्जाम में? मार्केटिंग अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। ये हर फंक्शनल स्ट्रेटेजी के लिए ट्रू है। क्या मार्केटिंग अकेला सुपीरियर वैल्यू दे सकता है? मार्केटिंग के साथ मैंने मार्केटिंग करके हाइप क्रिएट कर दी मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करने में डिले कर दिया, तो बताओ मैं कॉम्पिटिटर को आने का अवसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? मेरे को इसके साथ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को भी गियर अप नहीं करना पड़ेगा कि जल्दी माल बना, मैंने मार्केट में डिमांड तो क्रिएट कर दी, माल बनाओ नहीं तो बिकेगा नहीं। उसके साथ क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है? पैसा सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस लाना पड़ेगा ताकि मेरी कॉस्टिंग कम हो जाए। क्या उसके साथ R&D का काम नहीं है प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, यूनिक फीचर लाने के लिए? क्या उसके साथ HR का रोल नहीं है कि ये लॉयल मेरे पास HR बनी रहे लंबे समय तक? तो बताओ क्या अकेले कोई फंक्शनल स्ट्रेटजी सुपीरियर वैल्यू दे सकती है क्या? चेन में हर चीज को अपना रोल निभाना पड़ेगा। वैल्यू चेन एनालिसिस पढ़ी थी अपने? एवरी पार्ट ऑफ इट मस्ट परफॉर्म इट्स रोल। क्रिकेट में वही टीम जीतती है जिसके बल्लेबाज भी अच्छे हो, जिसकी बॉलिंग यूनिट भी अच्छी हो, जिसकी फील्डिंग भी अच्छी हो, कैचेस विन मैचेस की कहावत भी सिद्ध होती हो। अपन तो वैसलीन लगा के आए, हर कैच छोड़ेंगे, धुरंधर बल्लेबाज है, सैकड़ों सेंचुरियां ठोक दिया करते, पर कैच एक ही नहीं लेंगे और टपका देंगे अपन। तो कितने टोटल इकट्ठा कर दो आप, बॉलर ही कितने बढ़िया हो तुम्हारे, कैच ही नहीं लेते, तो अगले ताबड़ तोड़ रन बना देंगे आपके। बताओ, तो कड़ी का हर चीज मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? कई बार अपने मैचेस में देखे हो, एक बैड डे आता है, हर आदमी कैच छोड़ता है आपका, होता है कि नहीं होता? अपन कहते हैं ये तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स हैं, कोहली इज अ सेफ पेयर ऑफ हैंड। वो कैच तो ऐसे टपका रहा है जैसे वैसलीन लगा के आया, टपकाना है मेरे को, या कैच आने से पहले आंखें बंद, या कैच आने के पहले हाथ बंद, या कैच के लिए उस जगह पे मौजूद नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार मैचेस में बुरे दिन आते हैं, ऐसे होता है किसी के साथ पे। तो ऐसे में तो आप कितना ही स्कोर खड़ा कर लो, 300 350 50 ओवर में सब कम पड़ेंगे, 20 ओवर में 200 250 रन सब कम पड़ेंगे, क्योंकि आप कैच ही नहीं ले पाते। तो आप यूनिट में सब मजबूत होना पड़ेगा। केवल मार्केटिंग, केवल R&D, केवल HR, केवल प्रोडक्शन, केवल लॉजिस्टिक सुपीरियर वैल्यू नहीं दे सकता। मैंने एक में 6 क्वेश्चन खड़े कर दिए, एक सवाल में 6 सवाल खड़े हो गए। सवाल क्या था? मार्केटिंग अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस सुपीरियर वैल्यू। मैं कह रहा हूं मार्केटिंग बदल के 6 बाकी के फंक्शन भी डाल दो। क्या इन सब पे ट्रू फॉल्स नहीं हो सकता? क्या इन सब पे MCQ नहीं हो सकता? बताओ, 6 और 6 12 सवाल तो एक टॉपिक और एक लाइन पे खड़े कर दिए अपन ने। मैं क्या कह रहा हूं, 10,000 20,000 सवाल करने से बात नहीं बनेगी। सवाल कैसे बात बनेगी? कंसेप्चुअली एक एक चीज पे समझना शुरू कर दें। सवाल तो कोई टेक दो हमारे सामने, सबको हल करना आता है, क्योंकि हमें पता है कौन सी चीज कही जा रही है अपने पास में। ठीक है, अब आ जाओ। मार्केटिंग मिक्स पढ़ाया था मैंने आपको, 4 P होते हैं। कौन से 4 P होते हैं? नाम याद करो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जैसा चाहो राइमिंग में कर लो, ऐसे कर लो, डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है मेरे को। अच्छा, ये 4 P कस्टमर के हिसाब से 4 C होते हैं। ये 4 P कस्टमर के हिसाब से क्या होते हैं? एक नया सवाल। वो 4 C कौन कौन से हो जाएंगे? बताया हुआ है? मैंने नहीं बताया हुआ है? बताया हुआ है? बताओ कौन से हैं वो 4 C? कस्टमर, सॉल्यूशन और कॉस्ट और
कन्वीनियंस और वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको एक बात बता दी, प्रमोशन के भी कुछ तरीके होते हैं, 4 तरीके प्रमोशन पे भी अलग सवाल पूछा हुआ है। कौन से हैं वो 4 तरीके? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, बताया नहीं बताया, और सेल्स प्रमोशन बताया हुआ है। अच्छा, इसमें कुछ पर्सनल थे और कुछ फॉर्मल थे और कुछ इनफॉर्मल थे, बताया हुआ नहीं बताया हुआ मैंने? एडवर्टाइजिंग कौन सा है, नाम और वर्ड याद रखना, नॉन पर्सनल, हाईली फ्लेक्सिबल, डायनामिक, ये वर्ड इसके साथ है। बताओ एमसीक्यू के लायक है या नहीं है? ये एमसीक्यू का सवाल है, बन सकता है इसके ऊपर। 3 वर्ड याद रखो। एडवर्टाइजमेंट कैसा है? नॉन पर्सनल, हाईली फ्लेक्सिबल, डायनेमिक और प्रमोशनल। किससे होता है ये? पैम्पलेट, ब्रोशर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, डिस्प्ले, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, और सबसे ज्यादा यही है हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया भर में। दूसरा क्या है? पर्सनल सेलिंग। कौन सा ये? ओल्डेस्ट फॉर्म है। अगर पूछे चारों में से सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा, तो एमसीक्यू का सवाल है। पढ़ाते हुए कह दिया मैंने आपको। देखो पढ़ाई का तरीका ही हमारा कैसा है क्लासों में, एमसीक्यू आधारित। मतलब शुरू से ही अपन ध्यान देना है इसको, तो रिवीजन में भी दिक्कत नहीं आती, वो बेटर होता है, हमारा याद करने में आसानी होती है। अब इसमें क्या होता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। बताओ चारों में फेस टू फेस किस में होता है? पर्सनल होता है। सेल्स फोर्स के साथ होता है जब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ बात करते हैं। तीसरा जो पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कैसा है? नॉन पर्सनल होता है। कैसा तरीका है? सिमिलर टू एडवर्टाइजिंग है, लेकिन इसमें पेमेंट नहीं लगाया था। पेमेंट किस में नहीं लगता है? किस में नहीं लगता है? पब्लिसिटी में लगता है। ठीक है ना? अब जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन मैं एक ऐड देता हूं, पैसा लगता है मेरा। मैं कस्टमर के यहाँ मेरा पर्सनल एजेंट भेजता हूं सेलिंग प्रमोशन के लिए, पैसा लगता है मेरा। लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपनी एजीएम में लोगों को बुला लेता हूं मेरी प्रेस कवरेज के लिए, मैं एक प्रेस नोट जारी कर देता हूं, प्रेस रिलीज जारी कर देता हूं। क्या है? तरीका तो है मेरा लोगों को बताने का, लेकिन कैसा है? पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो एमसीक्यू का सवाल है। ठीक है? तरीका क्या है? प्रेस रिलीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्टोरीज है, इंटरनेट रिलीज है, रिपोर्ट्स है। सेल्स प्रमोशन, अब मैं ये तरीका तुम्हारे को बता रहा हूँ ना, मैं ये यूज करने वाला हूँ। ठीक है ना? बातों बातों में निकली है तो बात कह देता हूँ। मैंने कहा ना मैं बार बार सब्जेक्ट को केवल पढ़ाता नहीं हूँ, जीता हूँ। इस साल 12 नवंबर को सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश दिवस है। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से। ठीक है? तो हमने जोधपुर में, चूंकि मैं जोधपुर के सिख समाज का सेक्रेटरी हूँ और इस पूरे आयोजन का कन्वीनर भी, संयोजक भी हूँ, परसों मीटिंग में मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा अपने को छोटे छोटे ऐसे काम करने चाहिए कि गुरु नानक देव जी की प्रीचिंग्स और टीचिंग केवल सिख लोगों को नहीं, हमारे बच्चों को नहीं, आने वाले जनरेशन को नहीं, बाकी लोगों को भी पता चले। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपने शायद यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे। बड़े जोधपुर के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, इन पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था के माध्यम से क्या करेंगे, थोड़े से छोटे मोटे उनकी जीवनी और स्टोरीज के बारे में बता दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता चले। लिटरेचर बांट सकते हैं, ये इसमें तो पैसा लगेगा, है ना। एक और काम क्या कर सकते हैं अपन, जैसा आपने देखा होगा कई ट्यूब पे, शास्त्री सर्कल के ऊपर एक सिंगल डे, चूंकि कौन सा उनका प्रकाश उत्सव है, 550वां, उस दिन हम 550 लोग जो भी विलिंगली हमसे मेरे जैसी पगड़ी पहनना चाहते होंगे, हम पहनाएंगे उनको और पगड़ी गिफ्ट कर देंगे 550 डिफरेंट कलर्स में। मैं डेट डिक्लेयर कर दूंगा, आना है तो आ जाना। ठीक है, वो मैं डेट डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, बताओ, कई लोगों को होता है ना, अगर मैं भी पहन के एक बार फोटो खिंचा लूं कैसा लगूंगा, हम करेंगे ये। अब बताओ, इससे पगड़ी पहनाना मेरा मकसद है कि गुरु नानक देव जी की टीचिंग के बारे में जानकारी देना मेरा मकसद है, अवेयरनेस फैला रहा हूं ना मैं। अब मैं पगड़ी तो हम तो गिफ्ट कर रहे हैं साथ में, कल को मैं पगड़ी उतरवा के वापस रख लूं कि नहीं तू पहन ली तू जा, तो ये बिना पैसे का ही काम हो जाएगा, पर हम वो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई ले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको सहेज के रखेगा, फिर कभी पहनेगा तो उसको याद आएगा एक। ठीक है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इस बात को तुम भी मानते हो। अगर दोस्ती में एक सरदार नहीं है तो जिंदगी बेकार है। ठीक है ना, बिना सरदार जिंदगी बेकार है कि नहीं है। जिंदा दिल कोई है कौम तो वो सिखों की है। पाकिस्तान आज भी कहता है पंजाब रेजिमेंट और सरदारों को तुम अपनी फौज से हटा दो तो हमें तुम बताते हैं कैसा होता है, क्योंकि आज तक के सारे युद्धों में सबसे पहले टक्कर देने वाले कोई हैं तो सरदार जर्नल ही हैं। 1971 में भी जो बांग्लादेश अलग कराया तो उस समय भारत का सेना अध्यक्ष एक वायुसैनिक ही था, सरदार ही था। ठीक है, बॉर्डर मूवी तुमने देखी होगी, छोटे से लोगों द्वारा फौज को रोक दिया गया, वो एक छोटी सी मूवी बनाई गई सारागढ़ी, अगर आपने देखी हो तो केवल कुछ लोगों द्वारा इतनी बड़ी सैनिक फौज को रोक दिया गया था। ये अदम्य साहस ही तो है। ठीक है ना, हमारे तो 4 साहबजादे थे, 2 को नीमों में चुनवा दिया गया था सरहंद में औरंगजेब द्वारा, और 2 युद्ध में लड़े। उम्र थी कितनी छोटी, 14 साल, 12 साल, 16 साल, और ये तरीका है।
अगर इनकी प्रीचिंग को बताया जाए तो नेचुरली क्या हो सकता है, बिना उसके भी हम अवेयरनेस तो फैला ही सकते हैं ना इसको, कि नहीं कर सकते हैं? ये क्या है, प्रमोशन का ही तो तरीका है कि नहीं है? मैंने अपने डीपी में 550 साल का डाल दिया, व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा, बिना पैसे की कर रहा हूँ मैं ये, कि इसमें कोई पैसा खर्च हुआ मेरा? मैंने तो रियल टाइम एग्जांपल दे दिया आपको। फेसबुक का एक पेज बना रहा हूँ मैं बहुत जल्दी, इंस्टाग्राम का पेज लॉन्च कर रहा हूँ मैं, इसका यूट्यूब का चैनल ला रहा हूँ 550 के ऊपर। क्या करेंगे हम इसमें? अपने गुरुओं के जीवनी के बारे में प्रकाश डालेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें मेरा कोई मकसद अर्न करना नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा करता है, क्या तरीका कहलाएगा उसका? ये मार्केटिंग का ही तो तरीका कहलाएगा। नाउ अप्लाई टू द चैप्टर नंबर 1 की बात आ गई। एक होती है प्रॉफिट मेकिंग, एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। मैं काम कर रहा हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, लेकिन मेरा ये आइडिया कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी तो यूज कर सकता है। बताओ, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इससे बढ़िया तरीके से कोई लॉन्च कर सकता है क्या? एक रियल टाइम एग्जाम्पल आ गया कि नहीं आ गया? मैंने क्या करा, एग्जाम्पल मेरे को पढ़ने नहीं पड़ते, हम कई बार तो एग्जाम्पल खुद ही क्रिएट करते हैं और यूज भी करते हैं और लागू भी किया करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अपन। हमने 3 एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी पढ़ाई थी, 3 P एक्स्ट्रा। कौन से? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो अब मैंने कहा था इस पर कई तरीके के सवाल हो सकते हैं। पहला सवाल, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? तो केवल 4 P बताओगे। एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? केवल 3 P बताओगे। टोटल मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? 7 P बताओगे। फिर से मेरी बात सुनना, मैंने क्या कहा? 3 सवाल एक ही चीज के ऊपर। मार्केटिंग मिक्स क्या है? केवल 4 P। कौन से 4 P? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस। 4 P हो गए। फिर प्रमोशन के 4 तरीके पढ़े अपन। कौन से? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी पढ़े अपन ने। अब अपन बात कर रहे हैं 3 एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स। कौन से 3 तरीके हैं? पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो 3 सवाल कौन से हो गए? मार्केटिंग मिक्स बताओ, पहले 4 P, जो 4 C हैं कस्टमर के लिए, बता दिया अपन ने। फिर 3 एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स बताओ, बता दिया। टोटल मार्केटिंग मिक्स बताओ, बताओ। हो गए 3 सवाल एक में ही। तो अपने को तो तैयारी वैसी रखनी है, तो कुछ भी पूछ, मेरे को सब्जेक्ट आता है। अकेले 40 नंबर तो मैं एसएम से ले जाऊंगा। लोग कहते हैं इसमें स्कोर नहीं होता, हम बताते हैं स्कोर कैसे नहीं होता है। इसमें स्कोर तो और ज़्यादा आसानी से होता है, क्योंकि ये कईयों के लिए टेक्निकल पड़ता है, याद ही नहीं होते शब्द। लेकिन ये मैनेजमेंट के शब्द तो सुने सुने से लगते हैं, हमारे आमने सामने होते हैं, हम फिर भी कर सकते हैं। उसमें कई वर्ड कई बार याद ही नहीं आते अपने को, है ना। खासतौर से वो कंट्रोल वाले चैप्टर के ऊपर बहुत डिमांड आ रही है मेरे पास अभी यूट्यूब के ऊपर, सर पहले वो चैप्टर लॉन्च कर दो आप। उसमें बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी आ रहे हैं। अभी इसको खत्म करके बहुत जल्दी अपन EIS पे जाने वाले हैं, और उसमें वो चैप्टर भी आएगा ही आएगा अपना कंट्रोल वाला। अब आ जाता है अपना नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की 13 टेक्निक। एक सवाल 2 नंबर का जरूर देखोगे इसमें से आ रहा है, मेरी बात गौर कर लो। मैंने तब भी इंपॉर्टेंट कहा था और अब भी कह रहा हूं, May 19 में एक सवाल मिनिमम 2 नंबर का तो है। 13 टेक्निक है। कौन कौन सी हैं? देखो, इसमें से 3 पे सवाल आ गया, सोशल मार्केटिंग में सवाल आ गया, ऑग्यूमेंटेड में सवाल आ गया, सर्विस मार्केटिंग पे आ गया। अच्छा, ऐसे MCQ भी आ सकता है। देखो मैं MCQ बना रहा हूं आपके सामने। सोशल मार्केटिंग क्या होता है? डिजाइन टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी अमंग द टारगेट कस्टमर ग्रुप। तो जैसे मैं कहूं, एक कंपनी कहती है नॉन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, और नीचे स्पॉन्सर्ड बाय ITC, सोशल मार्केटिंग है। तो अब MCQ का सवाल बन सकता है, विच काइंड ऑफ मार्केटिंग टेक्निक कंपनी इज फॉलोइंग इफ दे से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्पॉन्सर्ड बाय। कौन सी है? सोशल मार्केटिंग हो गई। तो मैं 13 में से कोई 3 ऑप्शन दे दूंगा और एक सोशल मार्केटिंग दे दूंगा। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बताओ, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं मैं? ये हो सकती है? बताओ। मैं तो एक टेक्निक के ऊपर MCQ फ्रेम किया। ढंग का टीचर होगा ना, जो एग्जाम में पेपर बना रहा है ना, वो मेरे टाइप के सवाल बनाएगा जो मैं दे रहा हूं। और मुझे लग रहा है ऐसा टीचर है, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट के 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इंडिकेशन तो दे ही दिया है। अभी आपकी RTP आनी बाकी है, ओल्ड कोर्स की तो आ गई है, आ गई नई वाली भी आ गई, तो मैं देख लूंगा उसको भी। नई वाली शायद नहीं है, फर्स्ट ग्रुप की आई है, सेकंड ग्रुप की बाकी है। आज तक मैं सुबह तक देख रहा था, सेकंड ग्रुप अभी तक लॉन्च नहीं किया, फर्स्ट ग्रुप की RTP आई है, सेकंड की आनी बाकी है। आप पाओगे सेकंड की RTP में भी मैं जैसे कह रहा हूं ना वैसे सवाल होंगे, ठीक है। अब इससे ऐसा कोई अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है, पेपर मेरा है। कई लोग बाद में मुझे कहते हैं कि सर आपने कहा था 90% आ गया, आपकी सेटिंग है क्या? पेपर आप बनाते हो क्या? या आपका कोई आदमी बनाता है क्या? या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बनाता है क्या? या आपकी इतनी पुरानी लोगों से जान पहचान है, कोई आपको बता देता है क्या? ऐसे कोई नहीं है। केवल एक्सपीरियंस कर्व का फायदा लिया करता हूं मैं, ठीक है। उस एक्सपीरियंस कर्व का फायदा आप सब लोग ले सकते हैं इस क्लास के माध्यम से।
तो ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग क्या है? जब हम क्या करते हैं, एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कीवर्ड याद रखो, एडिशनल सर्विस देना। जैसे मैंने बताया था मूवी ऑन डिमांड ऑन डीटीएच, ये दोनों नवंबर में आ चुके हैं, मई और नवंबर में। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग थ्रू टीवी चैनल, ईमेल और एसएमएस। तो 3 नाम याद रखो, किसमें हो गई है? डायरेक्ट मार्केटिंग। अब देखो इसमें डायरेक्ट सवाल भी हो सकता है, 2 नंबर का एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकता है इसके ऊपर। फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या करते हैं अपन? क्रिएट, मेंटेन एंड एनहेंस द वैल्यू रिलेशनशिप। बस इतना याद रखो। वैल्यू की स्पेलिंग गलत हो गई भी, ठीक करो, VALUE, वैल्यू रिलेशनशिप बनाता है। एग्जांपल क्या देता है? ब्रिटिश एयरवेज। नाम याद रखो, 2 नंबर के सवाल के लिए भी और एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट, सर्विस मार्केटिंग में सवाल आ गया, क्या करते हैं अपन? सर्विस फॉर द बेनिफिट वन पार्टी ऑफर टू अनदर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर सर्विसेज देते हैं। फिर पर्सन मार्केटिंग क्या होती है? टेकन बाय पॉलिटिकल स्टार, फिल्म स्टार्स एंड प्रोफेशनल, ताकि कैच अटेंशन करें फॉर द मार्केट, ताकि उनकी चीज को इनहेंस हो जाए, उनको सैलरी चीजें थोड़ी सी अच्छे से मिलने लग जाए। रणवीर सिंह की लगातार 3 फिल्में क्या हिट हो गई, अब वो बड़े बड़े स्टार सलमान खान की तरह प्रॉफिट में हिस्सा लेने लग गया। 3 लगातार हिट हुई उसकी, पद्मावत, फिर नेक्स्ट सिम्बा, फिर अभी तीसरी गली बॉय, 3 हो गई। अब वो हर जो उसकी नई फिल्म आ रहा है उसमें क्या कह रहा है? उसमें वो कह रहा है मेरे को मेरी फीस के साथ साथ प्रॉफिट में हिस्सा दो। जैसे सलमान लेता है, अक्षय कुमार लेता है, आमिर लेता है, मेरे को भी दो। मतलब क्या किया आपने? पर्सन मार्केटिंग करके अपनी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मांग सकता हूं, आपको देना पड़ेगा। पर्सन मार्केटिंग ही तो है, और क्या है? बताओ, आप बताओ मेरे को, हर दूसरे तीसरे एड में रणवीर सिंह है या नहीं है? हर दूसरे तीसरे रियलिटी शो में रणवीर सिंह है या नहीं है? क्या कर रहा है वो? पर्सन मार्केटिंग तो कर रहा है, और हर जगह जाके वो फुल इन्वॉल्व हो जाता है। वो कहता है पल है तो यही जीना है, इसी में इन्वॉल्व हो जाओ। ऑडियंस को लगे कि इस जैसा कोई आदमी नहीं आया। दिल भर याद रखोगे तो जब मेरी मूवी लगेगी तो देखने भी तो आओगे, बॉक्स ऑफिस में मेरे को हिट करोगे, तभी तो मेरे को लोग कोई ऑफर करेंगे पैसे। तो अपनी पर्सनल मार्केटिंग ही तो कर रहा है वो आदमी, और क्या कर रहा है बताओ? आमिर खान का सत्यमेव जयते शो लेके आना, देशभक्ति का मुल्लम्मा चढ़ा के पेश किया उसने, ताकि किसी तरीके से तुम भी रो और मेरे साथ शामिल हो जाओ। भावनात्मक मुद्दा जो होता है ना, ये एक ऐसा होता है जो अच्छे अच्छों को बेवकूफ़ बना देता है, आंख पे चश्मा चढ़ा देता है। ठीक है ना? मेरी तो आदत नहीं है मोटिवेशन, कई लोग अपने आप को मोटिवेशन गुरु कहते हैं टीचर्स के तौर पे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि रोना, आदमी को रोना निकल जाया करता है, और अपन कहते हैं गजब का टीचर है। ये केवल और केवल मार्केटिंग के तरीके हैं। क्लास में रुला दो उसको, फिर लगेगा यार इस जैसा कोई टीचर नहीं है। रिजल्ट क्या है? कैसा नंबर तो 40 भी नहीं आए। क्लास में रुला दिया पर नंबर 40 नहीं दिला सका। उसके बजाय तो उस टीचर को पसंद करो जो रुलाता नहीं हो, क्योंकि उसने अभी रुला दिया और बाद में एग्जाम में भी आंसू रुला दिए तुम्हारे को। उसके बजाय क्या हो जाए, एग्जाम में तो हंसा दे यार तू किसी तरीके से। टीचर तो वो चाहिए अपने को, भावनात्मक लगाव वाला काम नहीं है ये एग्जाम पास करना है। यहाँ तो रैशनल एनालिटिकल थिंकिंग से ये सवाल किस पे बनेगा, उस पर टीचिंग है या नहीं है मेरी। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, ये ऑर्गेनाइजेशंस किया करती हैं। जैसे आपको पता होगा कई गवर्नमेंट्स करती हैं इलेक्शन में जाने से पहले, वो भी ऑर्गेनाइजेशन ही है एक तरीके से। या फिर कई कंपनियां आईपीओ लॉन्च करने से पहले, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने से पहले अपनी बढ़ियां करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ये ऐसे तो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग है। प्लेस मार्केटिंग, जगह को फेमस कर देना। मैं इसमें हमेशा उदाहरण देता हूँ, उम्मेद भवन पैलेस, मेरे ख्याल से लोग भूल ही नहीं सकते। प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड अकेले थोड़ी, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है वो तो, अब है ना। निक जोन्स के साथ उसका विवाह जोधपुर में होना अपने आप में क्या है, इंटरनेशनल घटना है कि नहीं है। फॉक्स टीवी पे उसका प्रसारण हुआ है कि नहीं हुआ है, उससे उसने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, है ना। तो अब मेरे को बताओ, उससे उम्मेद भवन पैलेस की भी नाम हुई कि नहीं हुई, है ना। तो उम्मेद भवन पैलेस अब इंटरनेशनल शादियों का डेस्टिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। प्लेस मार्केटिंग कौन कर रहा है? जो तुर्गे महाराजा कर रहे हैं, गज सिंह जी कर रहे हैं। इनसे बढ़िया कोई महाराजा नहीं मिलेगा आपको जो बिजनेसमैन तगड़ा है। मैं हमेशा कहता हूं 2 घराने हिंदुस्तान में तगड़े हैं जिन्होंने अपने आप को राजशाही से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में और बिजनेस में भी एंटर करवा लिया। एक सिंधिया घराना, जिनके लोग ही तुमको पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में। इनसे पहले माधवराव की मदर राजमाता विजय राजे सिंधिया पहले कांग्रेस में थी, फिर बीजेपी को बनाने में संस्थापक सदस्य थी। 4 आदमी बीजेपी को बनाने में ज्यादा लोग माने जाते हैं, आडवाणी, वाजपेयी, भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के, और साथ में विजय राजे सिंधिया। पैसा विजय राजे सिंधिया ने दिया था, बाकी के पास पैसा थोड़ी था। बोलने में सबसे तगड़े कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आडवाणी जी पीछे से स्कीमें और प्लानिंग में तगड़े थे, और भैरू बाबा हमारे राजस्थान में एक पकड़े हुए थे, मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बीजेपी की तरफ से वही तो थे। तो एक स्टेट आ गई ना जिससे पैसा मिलता है पार्टी को। ये 4 लोग थे। अब आप देखो, उनकी बेटियों में से वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, उनकी बहन मध्य प्रदेश में मंत्री रह चुकी हैं, यशोधरा राजे सिंधिया।
अब आगे की जनरेशन भी आ रही है। इधर महाराजा गज सिंह जी को कम है क्या, ये खुद भी सांसद रह चुके हैं, इनकी बहन चंद्रेश कुमारी राजस्थान की सांसद रह चुकी है गजेंद्र सिंह जी से पहले, और अभी फिर इलेक्शन में कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा इनके घर से। और संपत्तियां इतनी कि पूछो मत। तो बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन टर्न राजा, इससे बढ़िया कोई मिलेगा क्या, है ना। और आदमी इतना तगड़ा है कि इसको लग जाए इससे बिजनेस हो सकता है तो खुद चाय पिलाने आ जाए आपको। लक्ष्मी निवास मित्तल आए थे तो इंटरनेशनल जो सूट है ना इनका, जिनका किराया 1.25 लाख रुपए पर डे का है, खुद बकायदे उनके साथ सुबह के नाश्ते में बैठ के आए थे, बकायदे फोटो और शेयर करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर विद एलन मित्तल। तो उनसे क्या हो रहा है, एलन मित्तल भाई बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में एलन मित्तल जाना जाता है, गज सिंह जी नहीं जाने जाते। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे कंधे पे चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर EIS के शब्दों में कहूँ तो ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं पिग्गी बैकिंग, याद आ रही है, दूसरों के कंधों पे सवार होके सिस्टम में एंटर कर जाना। मतलब एंटीवायरस मैंने डाला तुम्हारे यहाँ, उस एंटीवायरस में एक वायरस क्रिएट कर दिया, तो तुम ऐसे पैसे नहीं देते हो तो ऐसे तो दोगे मेरे को। क्या किया मैंने, पिग्गी बैकिंग। बताओ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS के साथ जोड़ दिया अपन ने, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए, है ना। तो ऐसे होना चाहिए चीज अपना। आगे बढ़ते हैं अपन, इनलाइटेड मार्केटिंग। क्या करें अपन, बेस्ट सपोर्ट फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस दें, जैसे स्मॉल टिप प्रोवाइडेड बाय शेयर ब्रोकर, आत्म खुशी देती है अपने को, ठीक है। डिफरेंशियल मार्केटिंग, हम क्या करें, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करें, डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करें, डिफरेंट रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए, जैसे HUL डिफरेंट साबुन ऑफर करता है। सिंक्रो मार्केटिंग क्या करें, व्हेन डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज इरेगुलर, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए अपन क्या करें, वीकडेज और वीकेंड में उसकी रेट को कम ज्यादा कर लें। कितने तरीके हो गए हमारे, 11। तो और है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसका नाम क्या है, फोकस और नीश मार्केटिंग, अभी अपन पढ़ के आए। छोटे टारगेट सेगमेंट के लिए यो बाइक का एग्जांपल है। डी मार्केटिंग का उदाहरण दिया अपन ने, क्या करें अपन, टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परली और परमानेंटली ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, दूसरे को कम कर सकते हैं। हमने उदाहरण दिया था आपको BSNL का। अभी ये क्या कर रही है हमारी सरकार, ट्राई, जो आपसे चैनलों के पैसे लिए जा रहे हैं उसके बजाय आप चैनल आप कर लो, तो उसकी डिमांड को खत्म करने के लिए नया तरीका लाए। तो अब ये सारी कंपनियां को चुप बैठ जाएंगी क्या, किसी तरीके से तुमसे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए इसको, जो सरकार का पहल है उसको क्या करेंगे, खराब दिखाएंगे, और अपनी जो चीज लाएंगे वो उसको बेटर दिखाएंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिमांड को शिफ्ट ही तो करना चाह रहे हैं। मैंने पेडिग्री का एग्जांपल दिया था आपको, 100 ग्राम का पैकेट बनाते थे, जब सैचुरेट हो गई सेल तो क्या किया, आधा किलो का पैकेट लाए, 100 ग्राम का मार्केट से गायब कर दिया। लोगों ने कहा ये तो महंगा पड़ता है, तो क्या किया अपन ने, 100 रुपए के प्रोपोर्शन में उसकी रेट कम रख ली। जैसे 10 रुपए में 100 ग्राम का पैकेट मिलता है पेडिग्री का, तो आधा किलो का कितने में मिलना चाहिए, 500 ग्राम का कितने में मिलना चाहिए, 50 रुपये में मिलना चाहिए। तो मैंने उसकी रेट रखी है 45 रुपये। तो बताओ आपको खरीदते हुए दिक्कत होगी क्या भाई, हर महीने में 100 रुपये, हर महीने 100 ग्राम लाता था तो 5 महीने चलता था। अब मैं एक साथ ले आ रहा हूँ, घर में ही पड़ा है, वैसे भी खिलाना है मेरे को जानवरों को, लेकिन 5 रुपये सस्ता पड़ा, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, पर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। क्या किया मैंने, डी मार्केटिंग से अपने 100 ग्राम के प्रोडक्ट को मार्केट से परमानेंटली आउट कर दिया, आपकी डिमांड को किस पे शिफ्ट कर दिया, 500 ग्राम पे कर दिया। फिर मैं 1 किलो पे शिफ्ट कर दूंगा। बताओ मैं अपने वॉल्यूम को बढ़ा लूंगा नहीं बढ़ाऊंगा, क्या तरीका है मेरा, डी मार्केटिंग। बताओ इस पे MCQ ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ मैं, टेम्पररी मैं अपनी डिमांड शिफ्ट कर रहा हूँ, कौन सा तरीका है। इस पे MCQ भी मान लो आएंगे जरूर, एक MCQ तो होगा पक्का, मिनिमम एक MCQ 1 या 2 नंबर का देख रहे हो, और कोई एक स्ट्रेटेजी 13 में से आएगी। 3 तो ये छोड़ देना, ये नहीं आएंगी, सोशल, ऑगमेंटेड और सर्विस, बाकी आ सकती है। कोई डाउट इनको समझने में, सबसे बड़ा टॉपिक है। मिनिमम 2 नंबर का एक सवाल तो देख ही रहे हो, ज़्यादा भी हो सकता है, MCQ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में लिया इसको। अब फटाफट से बाकी कर लेते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। इससे मुझे लग रहा है एक बड़ा सवाल, हाउ वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज इवैल्यूएटेड। देखो मैंने पढ़ाते हुए भी आपको कहा था May 19 में आएगा, कहा था नहीं कहा था, ये तो करना ही है अपने को, क्योंकि ये बहुत टाइम से अंडररेटेड टॉपिक रहा हुआ है, नहीं पूछा गया, पुराने कोर्स ITSM में बहुत पूछा गया है ये। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्यों होनी चाहिए आपके पास में, तो हमने कारण बताया था, इट डील्स विद सेवरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लाइक एक्विजिशन ऑफ द मार्केट एंड एक्विजिशन एंड मेथड ऑफ द फंड और कैपिटल डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड इन अ प्रॉपर मैनर टू रन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। किस लिए करते हैं, एक्विजिशन सस्ता हो जाए और डिप्लॉयमेंट ऐसी जगह पे हो जहां पे इनफ प्रॉफिट आए। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी का मेन मकसद क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंस सस्ता हो, डिप्लॉयमेंट जब से ज्यादा प्रॉफिटेबल जगह पे हो, ऐसी तरीके हमें फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी उसी की एडवांटेज में मानी जाएगी जो सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंज कर ले और मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बिजनेस में उसको डिप्लॉय कर दे, ताकि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ये काम होता है। क्या इश्यूज होते हैं इसके अंदर, शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करोगे या शॉर्ट टर्म डेट करोगे या लॉन्ग टर्म डेट करोगे, लीज करोगे या बाय करोगे फिक्स एसेट को, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रहेगा, कितना टाइम अकाउंट पेबल का एक्सटेंड कर सकते हो, कितना कैश लिक्विड के तौर पे अपने हाथ में रखोगे, यही कुछ डिस्कस करते हैं अपन चीज़ों को। अब आता है एक्वायरिंग कैपिटल टू इंप्लीमेंट।
तो हमने क्या बताया आपको, कई तरीके के सोर्सेज होते हैं जिनसे आप एक्वायर कर सकते हो, क्योंकि जब आप एक्सपेंशन में जाओ या आप डाइवर्सिफिकेशन में जाओ, हर बार आपको एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। बताओ, एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन बिना कैपिटल के हो सकते हैं क्या? तो आपको फंड तो चाहिए, फंड चाहिए तो उसके कई सोर्स हैं। मेजर सोर्स दो हैं, एक डेट और दूसरी इक्विटी। अब आप दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों का एक अप्रोप्रिएट रेशियो ले लो, वो चॉइस आपकी हो सकती है। उसके बाद दूसरा था प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए। मैंने पढ़ाते हुए कहा था आपको ये रियलिस्टिक होने चाहिए। प्रो फॉर्मा या प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट रियलिस्टिक नहीं होंगे तो कंपनी पे लगाने वाले लोग पैसा डुबो देंगे। होता है कई बार ऐसा, एनरॉन का एग्जाम्पल दिया मैंने, रिलायंस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने। तो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट अनरियलिस्टिक हो तो लोगों को गलत पिक्चर पेश करते हैं, और लोग उस गलत पिक्चर को देखते हुए, उस प्रॉफिट को देखते हुए जो लंबे चौड़े दिखाए जा रहे हैं, आंखों में सपने की तरह हम पैसा लगा देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अच्छी नहीं मानेंगे। प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए, हमने कहा था। फिर हमने कहा था इसमें कई तरीके के व्हाट इफ डिसीजन लेने पड़ते हैं कि अगर सैलरी 25% से बढ़ा दूं तो क्या एम्प्लॉय ढंग से काम करेंगे, तो उसके लिए कितना पैसा चाहिएगा, क्योंकि सैलरी 25% से बढ़ाओगे तो आपके ऊपर बोझ तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट करती है। अब इलेक्शन जाने वाले हैं अपन, कल परसों तुमने पढ़ा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 9% से बढ़ा के 12% किया। लॉलीपॉप ही तो है ये, पहले क्यों नहीं किया? इलेक्शन ईयर में क्यों करते हो तुम? मैं डिकोड कर रहा हूं सबको, ठीक है ना, ये वीडियो भी डाल दूंगा कट करके, ठीक है ना। पॉलिटिशियंस डिकोडेड। 9 से 12% इस साल क्यों किया? हर साल करो नहीं, इस साल करना है ताकि किश्त ज्यादा मिले, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो वोट भी दोगे, यही तो होता है ना। तो हमें कितना बोझ पड़ेगा, उससे कितना वोट परसेंटेज आएगा, क्या ये पार्टियां कैलकुलेट नहीं करती क्या? ये क्या ऐसे ही बिना सोचे समझे स्टेटमेंट देते हैं क्या? बड़ा कैलकुलेशन चलता है, किसानों का इतना कर्जा माफ कर देंगे, बोझ कितना आएगा, ये थोड़ी बताते राइडर क्या है, छोटे किसानों के करेंगे, मंझले करेंगे, इस साल के करेंगे, पिछले साल के करेंगे, ये तो बोलते ही नहीं बेटे। जब सरकार आ जाती है फिर राइडर लगा देते हैं, अब इतना होगा, तो एक्चुअल तो माफी हुई नहीं ना। हर किसान क्या सोचता है कर्ज माफ होगा, कंडीशन तो बताई नहीं। जैसे मेरी मोटरसाइकिल खरीदो 100 किलोमीटर प्रति लीटर चलेगी, ऊपर छोटा सा स्टार लगा होता है, अपन वो 100 के हिसाब से खरीद लाते हैं। अरे मजा आ गया यार, 70 रुपए लीटर का एक पेट्रोल डलवाऊंगा और 100 किलोमीटर चलाऊंगा, मेरे को तो बहुत सस्ता पड़ा। और जब अपना एक्चुअल एवरेज लेने के तो मालूम पड़ा 20 और 25 ही आया। अपन पहुंच गए वो लेके जोरदार के साथ। तूने तो 100 कहा था कि तूने स्टार नहीं पढ़ा। स्टार क्या है कि नीचे लिखा हुआ है शर्तें, शर्तें में कुछ शर्तें ऐसी लिखी हुई है जो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। गाड़ी चलाते हुए कभी ब्रेक नहीं लगाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी एक ही स्पीड पे चलाओगे, 40 की रफ्तार पे, 50 की रफ्तार पे, कोई खड्डे वड्डे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बार बार गाड़ी को रोकोगे सिग्नल पे नहीं, लगातार चलाते रहोगे। गाड़ी खड़ी रहती है तो मालूम है ज्यादा फ्यूल जलता है आपका, खड़ी रहे और ऑन है ना तो ज्यादा जलता है। ऑन ऑफ नहीं करोगे, 2 किलोमीटर गया गाड़ी बंद कर दी, फिर ऑन किया तो इग्निशन में ही आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है। एवरेज कम आने के पीछे रीजन ये है, लंबी दूरी पे चलोगे एवरेज ज़्यादा आता है, छोटी दूरी पे चलोगे नहीं आएगा आपका। अब ये शर्तें तो हमने पढ़ी नहीं, अपन ने कहा 100 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा, चला कहाँ 20-25, हो गई गड़बड़ मामला। तो शर्तें देखनी जरूरी होती है, मिसलीड मत करो आप, हम मिसलीड कर देते हैं। 50 नंबर का पेपर पढ़ाया और मेरी मेरिट आई, प्रोजेक्टेड प्रोफॉर्मा गलत है तेरा। पिछली बार गाली भी पड़ चुकी है, इंदौर से पहली मेरिट आई थी नंबर 1, उसमें क्या हुआ 50 नंबर का केवल EIS पोर्शन ही गाने बजाने वाले ने पढ़ाया और कहता नंबर 1 मेरिट मेरी। लोगों ने इंदौर की जो फैकल्टियां थी और इंदौर के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने कहा आपकी कैसे, 750 नंबर तो हमने पढ़ाए, तू 50 नंबर के पढ़ा के और जिसमें उस बच्ची के 48 नंबर आए हैं, जिसमें SM भी हमारी फैकल्टी ने पढ़ाया है, तू कैसे कर सकता है? चलो मान लेते हैं 48 में से 24 नंबर बराबर आए होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, तूने मेरिट वाली बच्ची के 24 नंबर ही ला के दिए EIS में, जबकि उसके बाकी के नंबर कितने थे, वीडियो ही हटा लिया। क्या है, गलत स्टेटमेंट है ना। आप क्लेम तो उसकी करो जिसके मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट तुम्हारे हो, वरना आप कैसे कह सकते हो 32 मेरिट मेरी ने, 33 मेरिट मेरी ने, 50 मेरिट मेरी, ऐसी कुछ भी। कई आदमी EIS ही पढ़ रहे तेरे से, कई आदमी केवल SM ही पढ़ रहे तेरे से। अच्छा पूरा EIS SM भी पढ़ रहा है तो नंबर कितने ला के दे रहा है भाई उसको मेरिट में, 40 नंबर 42 नंबर, तो तूने मरवा दिया उसको। वो बेचारा अच्छी रैंक ले आता किसी ढंग के टीचर के बाद पढ़ रहा होता तो प्रोफॉर्मा गलत है तेरा, मिसलीडिंग है, गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। आप 70-80 नंबर लाओ, फिर कहो हाँ मेरे नंबर हैं ये, मैंने इसको पढ़ाया और मेरे कारण ये पहली नंबर की रैंक पे बैठा है। बाकी के सब्जेक्ट इसने दूसरों से पढ़ाया, वहां उसको 60-50 नंबर मिले, मेरे पढ़ाए हुए से नंबर लाया 70, मेरे नंबर से लाया, तब हम कहेंगे हाँ ये आपकी मेहनत का नतीजा है। बाकी तो 70-80 ला के दे रहा है, तू 40-42 ला के दे रहा है, तू तो बिगाड़ दिया। प्रोफॉर्मा गलत है, मिसलीडिंग है,
ठीक है, आ जाओ आगे। मैनेजमेंट एंड यूसेज ऑफ फंड की बात करते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस तो मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी से गलत जगह उसको लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, कंपनी डूब ही जाएगी, रिटर्न नहीं आएगा। तो जितना अच्छा आपका सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, उतना अच्छा आपका डिप्लॉयमेंट प्रॉफिटेबल बिजनेस में होना चाहिए, ताकि आपको इनफ रिटर्न आए और आप जी सकें, है ना। गलत जगह हो गया तो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट गड़बड़ हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपको याद होगा, मोदी सीमेंट ने क्या किया, 153 करोड़ इन्वेस्ट किए, उनकी कॉम्पिटिटर कंपनी जेपी रेवा ने 120 करोड़ किए, 33 करोड़ तो तुम ज़्यादा इन्वेस्ट कर बैठे। बताओ ब्रेक इवन लेट आएगा कि नहीं आएगा, तो फायदे में कौन रहा, जेपी रेवा रहा कि नहीं रहा। तो डिप्लॉयमेंट फंड भी अच्छा होना चाहिए। अब आ जाओ मेन सवाल, जिस पे मुझे लगता है सवाल आना ही आना है इस बार, May 19 में 4 नंबर का मिनिमम आएगा। ये वर्थ ऑफ ए बिजनेस करके जाना इसको ढंग से। वर्थ क्यों निकालें भाई, जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं, हम एक्विजिशन करते हैं, तो किसी फर्म को अपने में एक्वायर करने से पहले या मर्ज करने से पहले उसकी वर्थ को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, समझदारी नहीं है, देन वी मस्ट डू इट। इसलिए वर्थ निकालना जरूरी है डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंशन के केस में। ये तो ऐसा रीजन। सवाल क्या बन सकता है इससे, व्हाई वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज टू बी कैलकुलेटेड अंडर द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अब आपको ये तो पता है वर्थ कैसे निकालनी चाहिए, पर क्यों निकालनी चाहिए, क्योंकि हम एक्विजिशन में जाते हैं, हम मर्जर में जाते हैं, हम स्ट्रेटेजिक अलायंस में जाते हैं, तो अगले के बारे में पता तो होना चाहिए किसके साथ काम करने जा रहे हैं। घर वाले नहीं कहते अपने को भाई किसके साथ बिजनेस करने जा रहा है, उसके आगे पीछे सब सोच लेना, उसकी पुरानी पार्टनरशिप कितने दिन चली है, या वो पहली बार कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, या तेरे साथ ही काम कर रहा है, वो कितना समय देगा है, उसके साथ कंपल्शन क्या है, इसके बिना जाने काम कर लोगे क्या। तो हम अगर एक्विजिशन और मर्जर और स्ट्रेटेजिक अलायंस के दौर में जा रहे हैं, तो बताओ किसी कंपनी को टेक ओवर करने से पहले, एक्वायर करने से पहले उसकी वर्थ नहीं जाननी चाहिए हमारे को। दैट्स व्हाई वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज इंपॉर्टेंट। तो ये इसका रीजन। अब आता है कितनी अप्रोचेज है भाई, 3 अप्रोचेज है। मेथड कितने हैं, 5, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रोचेज कितनी, 3, मेथड कितने, 5। पहली अप्रोच में एक मेथड है, दूसरी अप्रोच में एक मेथड है, तीसरी अप्रोच में 3 मेथड। आ जाओ पहली अप्रोच की बात, नाम क्या है इसका, नेट वर्थ और स्टॉक होल्डर इक्विटी। डेफिनेशन मैंने याद करवा दी थी, कर लोगे ये फिर से पढ़ूं, कर लेंगे ना। पहला मेथड याद रखना, नेट वर्थ और स्टॉक होल्डर इक्विटी। क्या है ये, सम ऑफ कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, प्लस गुडविल और जुड़ जाएगा या घट जाएगा। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन फ्यूचर बेनिफिट द ओनर में ड्राइव थ्रू। इसके लिए एवरेज मेथड निकाला जाता है 5 साल का, इस पर एमसीक्यू बन सकता है, मैंने बताया था। तीसरी अप्रोच में 3 मेथड है, वर्थ ऑफ ए इक्वेटेड कंपनी, दूसरा पीई रेशियो, और तीसरा आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। तो कुल मिला के 5 मेथड कौन से अगर नाम से याद करें तो पहला नेटवर्थ वाला, दूसरा फ्यूचर बेनिफिट, तीसरा वर्थ ऑफ इक्वेटेड कंपनी, चौथा पीई मेथड, पांचवा आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। फिर से याद कर लो, 5 मेथड है इसके, 3 अप्रोचेज में। पहला नेटवर्थ, सेकंड फ्यूचर बेनिफिट, थर्ड वर्थ ऑफ ए इक्वेटेड कंपनी, फोर्थ पीई, फिफ्थ वन मोर टाइम याद हो जाना चाहिए। अब आपको सवाल आ रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं चाहता हूं अभी याद कर लो। पहला मेथड नेटवर्थ, सेकंड फ्यूचर बेनिफिट, थर्ड वर्थ ऑफ इक्वेटेड कंपनी, फोर्थ पीई रेशियो, फिफ्थ आउटस्टैंडिंग शेयर मेथड। कर लोगे अब, जरूर करके जाना, आ रहा है ये सवाल आपके। नेक्स्ट प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। प्रोडक्शन का मतलब 3 चीजों से है, प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल, R&D। 3 चीजों से मिलकर प्रोडक्शन सिस्टम बनता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। प्रोडक्शन सिस्टम मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है, किस जगह पे आप प्रोडक्शन करते हो, क्या प्रोडक्ट और सर्विस आप बनाते हो, डिजाइन वगैरह क्या है। मैंने ध्यान हो तो आपको रतन टाटा के साणंद का एग्जाम्पल दिया था। साणंद में 2.5 लाख यूनिट पर ईयर बन सकते हैं, लेकिन बनाने तो नहीं है वो, क्योंकि उतनी डिमांड ही नहीं है। नैनो की कैपेसिटी कितनी है, 2.5 लाख यूनिट पर ईयर। और जगह भी बनता है, पंतनगर में भी बनता है, तो यहाँ इतना नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है, हमारा वो प्लांट अंडर यूटिलाइज्ड है, मैन पावर खाली बैठी है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं उस लाइन पे कोई और प्रोडक्ट बना लूं। मैन पावर काम आ जाएगी, मशीनें काम आ जाएगी मेरे, और मेरे को वहाँ दूसरा प्रोडक्ट बना के बेचने में मदद मिल जाएगी। तो रतन टाटा ने ऐसा ही किया, वहाँ पे नैनो के अलावा साणंद में कुछ और भी बनता है। इनिशियली क्या सोचा गया था, नैनो ही बनाएंगे, लेकिन इतनी डिमांड ही नहीं आई, तो नैनो के अलावा दूसरे टाटा के प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो प्रोडक्शन सिस्टम में ये काम हमें देखना पड़ेगा। इसमें R&D बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों, कई बार हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल भी बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा हमने लक्ष्मी मशीन वर्क्स का, दिया था नहीं दिया था। उसने क्या किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए सारे पार्ट खुद ही बनाने लग गया। पहले क्या करता था, कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करता था, फिर मशीन में फैब्रिकेशन करके अपनी मशीन बेचता था टेक्सटाइल रेंज की। फिर उसने देखा ये मशीन के प्राइस तो डॉलर के प्राइस के कारण बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना उस कंपोनेंट को हम ही बना ले। तब वो बना रहा है, तो क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्या ये बिना R&D के संभव है क्या,
तो सब चीज़ें जुड़ी हुई होगी कि नहीं होगी? R&D बैकवर्ड इंटीग्रेशन मदद कर सकती है और वो आपको प्रोडक्शन सिस्टम मदद कर सकती है, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हो गई हमारे पास में। नेक्स्ट है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसमें क्या क्या इश्यूज देखने पड़ेंगे? मटेरियल सप्लाई, इन्वेंट्री, कॉस्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। उदाहरण हमने दिया था कोटा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का, खुद कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करता है, आसपास उसने 259 एंसिलरी सब्सिडरी यूनिट डेवलप कर दी है जिनसे कंपोनेंट बनवाता है, और खुद क्या करता है? फैब्रिकेट करता है, टेस्ट करता है, क्वालिटी चेक करता है, माल बेच देता है। बताओ, ये भी तो एक तरीका हो सकता है। मैं कुछ नहीं करूं, आउटसोर्स करवा लूं, आजकल कराती है ना। चैप्टर नंबर 7 में एक स्ट्रक्चर है बाकायदे इसका, क्या नाम है उसका? वर्चुअल स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसमें खुद कुछ करता है क्या कोई काम? कुछ नहीं करते, दूसरों से काम कराते हैं। सपोज करो मैं तो टीचर हूं, मैं अपनी पेन ड्राइव बेचता हूं, लेकिन इस समय कई वेबसाइटें ऐसी भी आई हुई हैं जो पेन ड्राइव भी बेचती हैं, खुद पढ़ाते ही नहीं है। तो तेरे पास खुद का तो सामान ही नहीं है, तो दूसरों की पेन ड्राइव बेच रहा है। पर क्या उसका ये बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है? एक ही सब्जेक्ट टीचर के, मतलब एक ही सब्जेक्ट के कई टीचरों की पेन ड्राइव रख दी, किसी की खरीद, मेरा तो माल बिकेगा। बताओ, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है? देखो मार्केट में तो कई सारी वेबसाइट आई हैं, तुम्हारे पास भी लोग मेरे ख्याल से SMS और मैसेजेस आते होंगे, इसकी ले लो, उसकी ले लो, उसकी ले लो। तो आजकल तो ये भी कंफ्यूजन हो गया किसकी ले में, है ना? तो ये अपने आप में क्या है, मॉडल बन सकता है आपका प्रोडक्शन का भी, कि मैं खुद बनाऊं या कुछ बना के कुछ आउटसोर्स कर लूं या सारा ही आउटसोर्स कर लूं। ये मुझे अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग में, कंट्रोल में, ऑपरेशन में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आ गया लॉजिस्टिक, जिसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन से। बिजनेस में कैसे हेल्प करता है ये हमने बताया था, ये आपको राइट मटेरियल, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट पे लाता है। कितने राइट है बताओ? इस पे MCQ बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? मैं तो ये सेंटेंस ही दे दूं, राइट मटेरियल, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वालिटी, राइट कॉस्ट, दिस इज रिलेटेड टू विच फंक्शनल स्ट्रेटेजी? 4 नाम दे दिए मैंने, मार्केटिंग, फंक्शनल, लॉजिस्टिक, R&D। बताओ, MCQ बन सकता है, नहीं बन सकता है? मैं नहीं भी बताऊं तो बताओ, तुम्हारा ध्यान भी जाता है ना यार, ये कुछ चीजें ऐसी कह रहा है जिस पर सवाल फ्रेम हो सकता है, क्योंकि ये अलग है ना। अब अपने को क्या कर लेना है? यूनिकनेस फीचर पे जाना है। हमारे सब्जेक्ट ये और SM में, या मैं सब सब्जेक्टों की बात कर लूं, जहां भी आपको लगे ये पॉइंट थोड़ा अलग हटके है, इसका मतलब वो MCQ के लिए बन सकता है ना? टीचर पूछ सकता है ऐसा सवाल आपसे। तो 5 चीजें राइट किस में होती है? लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी में होती है, ट्रांसपोर्टेशन में होती हैं। लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी किन चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड आउट करता है? कहाँ से रॉ मटेरियल लाओगे, कहाँ पे उसको प्रोड्यूस करोगे, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे है, लोकेशन उनकी कहाँ पे है, प्रोडक्ट को कहाँ पे बनाया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते कौन से होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटी क्या होगी, मटेरियल के हैंडलिंग का प्रोसेस क्या होगा, व्हीकल खुद के लोगे कि दूसरे के लोगे, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा आपको। इंप्रूवमेंट आने से बेनिफिट क्या मिलते हैं? कॉस्ट को सेव कर सकते हो, इन्वेंटरी रिड्यूस कर सकते हो, डिलीवरी टाइम कम कर सकते हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हो और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हो। इस पे एक बार पुराने कोर्स ITSM में 4 नंबर का सवाल आ गया। अब चीजें तो केवल 5 ही हैं। अब आप कहोगे सर 5 चीजों को कैसे 4 नंबर में लिखें? तो आपको अपने शब्द जोड़ने पड़ेंगे। अब हेडिंग तो होगी कॉस्ट सेविंग, तो अब कॉस्ट सेविंग के आगे लिखना पड़ेगा। बाय हैविंग ए गुड लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी वी कैन हैव improved inbound logistic so that we can reduce our inventory carrying cost and this way we can have cost advantage। बताओ, बताने बनाया कर बनाया? पॉइंट तो एक ही था। अब आपको उसको रबड़ की तरह खींचना है। अपन हिंदुस्तानी माहिर हैं इस काम में। दिक्कत हो जाती है छोटा करने के लिए, कोई कह देता है हमारे को, क्योंकि वो हमसे होता नहीं है। ठीक है ना? बातें बनाने में हमारे जैसा कोई है क्या? आसानी है क्या हिंदुस्तानियों का? एक वीडियो शेयर करूंगा मैं, शायद तुम्हारे पास भी आया होगा, अफवाहें कैसे फैलती है। एक आदमी को सिखाता है, ऐसे होता है, एंड तक 40-50वें आदमी को बात ही बदल जाती है। वीडियो शेयर करूंगा मैं, बहुत बढ़िया है वो। गलतफहमी कैसे होती है, वो सिखाता है उसको मोटरसाइकिल कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे चलानी है, गियर कैसे दबाना है, लेकिन जाते जाते लास्ट में वो सलाम पे आ जाते हैं, बीच में यूं पे आ जाते हैं वो। क्योंकि हर आदमी जो बात कहता है उसका कहने का ढंग अलग होता है। अपन सब वैसा परफॉर्म कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते ना। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अपने को क्या करना चाहिए? इसको एनहेंस करना भी आना चाहिए, कट शॉर्ट करना भी आना चाहिए। 4 नंबर का सवाल 2 नंबर में पूछ लिया तो बातों को कम लिखो भाई। यूं नहीं कि मेरे को तो सब आता है, मैं अपना पूरा नॉलेज उड़ेल दूंगा, तो 2 में से 20 नंबर नहीं दे रहा वो आपको। नंबर तो 2 ही देगा, छोटा करो, तुम टाइम वेस्ट कर दोगे। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ स्कोरिंग क्या है? मैंने पहले भी इस क्लास में कहा है, 100 नंबर का पेपर 180 मिनट में करना है, 1.8 मिनट फॉर 1 मार्क, दिस द स्टैंडर्ड। यही है। तो आप ज़्यादा दे ही कैसे सकते हो? आपको 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के लिए कितना टाइम देना है? 3.6 मिनट्स। काम खत्म करो। अब तुम लंबे चौड़े लिखे जा रहे हो, 1, 2, 3 पेज भर रहे हो, सप्लीमेंट्रियाँ ले रहे हो, कहाँ जरूरत है? नंबर तो 2 ही मिल रहे हैं। तो कहाँ इलोंगेटेड करना है, कहाँ कट शॉर्ट करना है, सीखना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, कोई भी सवाल छोटे में आ सकता है, कोई भी सवाल बड़े में आ सकता है। आपके पास नॉलेज बहुत कुछ है,
पेपर में कॉपी में नहीं लिखना है, हमें हमें एग्जाम पास करना है। बात आ रही समझ में? तो वेटेज आप एक्सटेंशन ऑफ डिटेल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर में लिखते हुए किसको दोगे आप? मार्क्स कितने हैं उसके। 2 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है, मुझे कितनी देर में खत्म कर लेना चाहिए, सारे कीवर्ड आ जाने चाहिए, कितने पॉइंट्स मुझे लिखना है। बात आ रही समझ में सबको? हमने अक्सर कॉपी में देखा है छोटे सवालों में तो खूब लेंथ लिखे जा रहे हो और बड़े सवालों में कुछ लिख ही नहीं रहे हो। बड़े सवालों में नंबर कहाँ से देवें और छोटे में उस कैपेसिटी से ज़्यादा दे नहीं सकते हम आपको। ये भी एक कारण होता है ये एसएसएम में फेल होने का, आपको पता ही नहीं है किस एक्सटेंशन और डिटेल तक हमें लिखना है। फिर एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे सवाल एग्जाम में पूछा जाता रहा है आज तक, नवंबर आ ही गया 18 में, तो अब आ नहीं सकता है इसके ऊपर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जैसा ही है कि उससे बड़ा है कि उससे छोटा है? कौन किसको इंक्लूड करता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि सप्लाई चेन किस किस को लिंक कर रहा है? कस्टमर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, तीनों को लिंक कर रहा है। लॉजिस्टिक केवल ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड बात करता है, जबकि ये क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर, कस्टमर और साथ में जहां से रॉ मटेरियल लाते हैं उस सप्लायर को भी जोड़ रहा है। तो बताओ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बड़ी चीज होगी कि नहीं होगी? और उसके अंदर आपका लॉजिस्टिक शामिल होगा कि नहीं हो गया? तो ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गई। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन ऑपरेशन। डेफिनेशन याद रखना। क्या है इसकी डेफिनेशन? यही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, कुछ और लिखोगे तो नहीं देंगे हम नंबर। क्या नंबर देंगे? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द सप्लाई चेन ऑपरेशन। बात आ गई समझ में? अब इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सेम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट? ट्रू एंड फॉल्स में पूछा हुआ, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी दे रखा है। ओल्ड और न्यू कोर्स में कई बार पूछा गया है, अपने से अब तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। तो क्या है, सेम है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहले तो लिखेंगे ये फॉल्स है। फिर क्या लिखेंगे? सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। हियर इज अ डिफरेंस। वो डिफरेंस अपन ब्रीफली लिख लेंगे। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में तो केवल क्या होता है? रॉ मटेरियल से संबंधित या ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित बात होती है, जबकि इसमें क्या होता है? प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग वाला हिस्सा भी आ जाया करता है। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ गई अपनी। फिर ये सवाल आ ही चुका है, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसके 7 तरीके होते हैं। नवंबर में सवाल आ गया तो इमीडिएटली अगला सवाल नहीं बनता है। कौन से 7 पॉइंट है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आउटसोर्सिंग, कस्टमर सर्विस और परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक है, नाम जरूर याद रखना, एमसीक्यू के लिए हो सकता है, बड़ा सवाल नहीं होगा। कौन से 7 तरीके हैं इंप्लीमेंट करने के? प्रोडक्ट डेवलपमेंट राइट होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट सस्ता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लिखा हुआ इसके अंदर, यही पढ़ाया है मैंने। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट प्लेस राइट टाइम को देता हो। आउटसोर्सिंग का तरीका केवल प्रोक्योरमेंट और रॉ मटेरियल नहीं, उससे भी एक्सटेंड करता हो। कस्टमर सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए और परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करो, सप्लायर कस्टमर सबके लिए। नेक्स्ट था R&D स्ट्रेटजी। R&D स्ट्रेटजी हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कब? जब आपको नया प्रोडक्ट बनाना हो, ओल्ड प्रोडक्ट को इंप्रूव करना हो या मार्केट में एडवांटेज लेनी हो। R&D आपको नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केट पेनिट्रेशन करने में, कंसंट्रेट डाइवर्सिफिकेशन करने में हमेशा मदद कर सकती है। हर बड़ी MNC R&D की मदद से ही मार्केट में जीवित है। क्या इश्यूज होते हैं? लीडर बनोगे कि फॉलोअर बनोगे, हाई करोगे कि लो इन्वेस्ट करोगे, R&D विद इन करोगे कि आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी रिसर्चर करेंगे कि प्राइवेट करेंगे, R&D डिपार्टमेंट आपका खुद का फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा या उसको बाहर से हायर करेंगे। ऐसे कई सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं अपन। फिर इसके साथ इसमें हमने कहा था 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट बता दिया हमने मई के लिए पढ़ाते हुए। R&D एक्सपर्टाइज इंटरनल और एक्सटर्नल हो, इसकी 4 सिचुएशन है। ध्यान हो तो मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट भी बनवाया था, क्लास में बनाया था। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है, माइनस का मतलब क्या है? स्लो या मॉडरेट, ठीक है, और मार्केट ग्रोथ हाई है, उसको कहा अपन ने प्लस, तो क्या करेंगे? R&D एफर्ट को इन हाउस लेंगे। फिर से समझ लो, ये चार्ट याद कर लो, लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या है? टेक्निकल प्रोग्रेस स्लो है मतलब माइनस, टेक्निकल ग्रोथ हाई है मतलब प्लस, तो क्या करेंगे? इन हाउस R&D करेंगे। दूसरा ऑप्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत तेज है प्लस, मार्केट ग्रोथ क्या है ही नहीं, माइनस, स्लो है, तो क्या करेंगे? कोई R&D एफर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्की है। कुछ भी कर लो, मार्केट में ग्रोथ तो है नहीं, किसको बेचोगे? R&D कर भी ली, पैसा लगा भी दे, तो रिटर्न कहां से लाओगे आप? तो नहीं करना चाहिए अपने को, ये कह रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपन? तीसरी बात, टेक्निकल प्रोग्रेस माइनस है मतलब स्लो है, मार्केट में ग्रोथ क्या है? बहुत हैवी है, H++ मतलब क्या है? तगड़ी वाली, एक्सपोनेंशियल है। तो उस केस में क्या करें? एक्सटर्नल R&D कर लो, मतलब आपके लोग नहीं कर पाएंगे, जो R&D में एक्सपर्ट लोग हैं उनको हायर कर लो। चौथा क्या कर रहे हैं? टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत तेज है और साथ साथ में मार्केट में ग्रोथ भी बहुत तेज आई हुई है, तो ऐसे करने में क्या करें? एक वेल इक्विप्ड R&D लैब को एक्वायर ही कर लो, हायर करने की जरूरत नहीं, एक्वायर कर लो, ताकि कॉम्पिटिटर के पास भी वो सर्विसेज नहीं दे सके। बताए थे मैंने 4 तरीके, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पूछा जा सकता है आपसे। आप ये चार्ट याद रखेंगे, मैंने क्लास में बनवाया था। ध्यान आ रहा है सबको? स्लो को माइनस कर दो,
हाई में 1 प्लस कर दो और एक्सपोनेंशियल में डबल प्लस कर दो, बस उससे ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आता है, देखो ये जो बात है ना, सवाल कंफ्यूज कर सकता है। ये सवाल कैसे आएगा? R&D एक्सपर्टाइज इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके जवाब में दोगे। अब आता है 3 मेजर R&D अप्रोचेस कौन सी हैं? जवाब इधर का उधर नहीं देना है। ऐसे में ये भी एक दिक्कत है, ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो खोपड़ा घूम जाता है, फिर इधर का उधर चिपका के आ जाते हैं अपन, सवाल क्या न जवाब क्या, ये भी होता है, नहीं करना है। पहले वाला किसका जवाब है? इंटरनल लेवे कि एक्सटर्नल लेवे? ये किसका जवाब है? अप्रोचेस कौन सी 3 R&D की हो सकती हैं? तो पहली अप्रोच क्या है? द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज टू द मार्केट लीडर बनो, सबसे पहले लाओ। तो मार्केट लीडर कौन है R&D में? एप्पल है, IBM है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है। दूसरा क्या है? सेकंड अप्रोच है, इनके इनोवेटिव नकल करता बन जाओ, उनको लॉन्च करने दो, अपन क्या करें उससे डिफरेंशिएट करते हुए प्रोडक्ट दे दो। उसने लाया, मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दे दिया। तो ये क्या है? चाइना है, इसमें क्या कर रहा है वो? ओप्पो वीवो ऐसे तो लाया है कि तुम सैमसंग लाओ, तुम एप्पल लाओ, मैं इनसे मिलते जुलते फीचर ले आऊँगा मार्केट में। ओप्पो और वीवो ऐसे ही फ़ोन है, इस रेंज में दे देता है वो। तीसरा है, मार्केट में सबसे कम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले बनो। चाइना भी इसी में ये काम किया करता है। क्या कर रहा हूँ? Xiaomi, रेडमी, इन्हीं के सस्ते वर्जन तो दे दिए, जिसको जैसा चाहिए वैसा दे देता हूँ मैं प्रोडक्ट। तो 3 अप्रोचेज हो गई, या मार्केट में लीडर बनो, दूसरा इनोवेटिव इमिटेटर बनो, और तीसरा लार्ज स्केल लो कॉस्ट प्रोवाइडर बन जाओ। 3 अप्रोचेज हो गई हमारी, तीनों के एग्जाम्पल है हमारे पास में। आ जाओ 7वीं पढ़ लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली 7वीं अप्रोच, 7वीं जो है क्वेश्चन, 6ठी स्ट्रैटेजी हमारी। रोल क्या है HR मैनेजमेंट का हमारा? अगर HR नहीं हो तो आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकती। क्यों? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग द स्टाफिंग नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कब कितने लोगों की जरूरत है यही एस्टिमेट करते हैं और लोगों को अक्वायर करते हैं। उसके अलावा उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, उनकी ट्रेनिंग, उनका अप्रेजल, उनका कंपनसेशन पैकेज देना भी HR वालों का ही काम है। मतलब पहले तो अक्वायर करें, फिर उनको रिटेन करें, उनको ट्रेन करें, उनको बनाए रखें, उनको कंपनसेट करें, उनको कैरियर एडवांसमेंट का ऑप्शन दें। कौन करेगा? ये HR का ही काम होता है यहाँ पे। इस पे ट्रू फॉल्स का सवाल आ सकता है। तो जॉब ऑफ HR मैनेजमेंट इज वेरी चैलेंजिंग, है या नहीं है? इनका काम आसान नहीं है। टॉप मैनेजमेंट की अपेक्षाओं के अनुरूप मैनेजमेंट हायर करे लोगों को, ये HR मैनेजर का काम है। उनको कैसे लोग चाहिए उसको हायर करें, सैलरी कम से कम ऑफर करूं, फैसिलिटी उनसे ज़्यादा लूँ, टेक्निकल एक्सपर्टीज में दूँ, मैनेजमेंट को फायदा दूँ, यही तो HR का काम होता है। आसान काम है क्या? बहुत चैलेंजिंग जॉब है आज इसका। क्यों? मैनेजमेंट बहुत कुछ करवाना चाहती है, टॉप मैनेजमेंट आपसे। वर्कर उतने पैसे में काम करना नहीं चाहता, तो इसका काम मुश्किल हो गया क्या आसान हो गया? मुश्किल काम है ना। कोई बहुत ज़्यादा सैलरी तो हम ऑफर नहीं कर रहे इतने सारे काम के लिए, पर मैनेजमेंट चाहती है काम तो ये खूब करे, इसलिए HR का काम चैलेंजिंग है। उसको रोके रखना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। तो वो कई नए तरीके अपनाता है, इनोवेशन करता है। कैसा करना चाहिए उसको काम? थिंक इनोवेटिवली। कौन करे? HR मैनेजर करे। क्यों? ESOP ऑप्शन लाना, इफेक्टिव चिल्ड्रन केयर पॉलिसी लाना, कंपनसेशन पॉलिसी लाना, इंसेंटिव प्लान लाना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देना, ये सारे काम कौन करेगा हमारे को? HR मैनेजमेंट का काम है हमारा। इससे हम क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मे बी अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट रिलेशनशिप इन द इंडस्ट्री, बीइंग यूनिक इन द इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द डायमेंशन ऑफ वाइडली वैल्यूड कस्टमर। क्योंकि मेरे पास लंबे समय तक सेम मैन पावर रिटेन्ड है और वो कम सैलरी में मेरे पास काम कर रहा है, तो बताओ मार्केट में कॉम्पिटिटर के मुकाबले मैं एडवांटेज की स्थिति पे हूं या नहीं हूं? लोगों के यहाँ सैलरी हाइक बहुत तेजी से होता है, मैं कम सैलरी हाइक में भी उन्हीं लोगों को मेंटेन किया हूँ। बताओ इतना करने से ही मैं मार्केट में कम कॉस्ट से माल प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी लेबर कॉस्ट लग रही है वो भी तो ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो बताओ इसी से मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ? ये तो मेरी HR मैनेजमेंट की कला है कि मैं बिना पैसा बढ़ाए भी अपने व्यवहार से आपको अपने पास रिटेन किया हूँ। आपको लगता है कि यार छोड़ जाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा, मेरे इसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, तो मैं कंपनी नहीं छोड़ के जा रहा और मैं सैलरी बढ़ा नहीं रहा हूँ। बताओ ये भी तो मेरी ताकत और कैपेबिलिटी है जो एक HR मैनेजर कर सकता है। होता है कि नहीं होता? बताओ ऐसा। हमारे हिंदुस्तान में तो अभी तुमने ऐसे भुगता नहीं है, लेकिन आगे टाइम में तुम ऐसा करोगे। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में बनती नहीं है कई साल तक, और लगता है यार गलत गले पड़ गया या गलत गले पड़ गई, लेकिन फिर भी वो शादी चलती रहती है। क्योंकि कई बार लगता है यार ये जो दूसरे मेरे माँ बाप हैं, लड़की के माँ बाप, कहीं वो बुरा नहीं मान जाए, वो तो मेरे साथ बहुत अच्छा रखते हैं, जैसे तैसे चला लूंगा मैं। लड़की भी ऐसी करती है, मेरे सास ससुर तो मेरे माँ बाप जैसे रखते हैं, अब है जैसा है चलाना पड़ेगा। कई बार शादी इसीलिए टिकी हुई है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए शादी जल्दी से टूटती नहीं है। बताओ ये भी उस हमारे HR मैनेजर, उसकी कैपेबिलिटी है ना किसी तरीके से, है ना।
लड़के की माँ कह देती है मैं समझा दूंगी तू चिंता मत करो, डांट भी देती है सबके सामने। छोरा डांट देता है वाइफ को और वो डांट खा लेता है माँ से, हिसाब बराबर हो गया। छोरी तो डांट नहीं पा रही है लेकिन माँ डांट देती है, उसके ब्याह पे काम हो गया। एचआर मैनेजर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वरना टिक जाएगा ऐसी शादी। आजकल कौन किसकी सुनने के लिए तैयार है बताओ। तो कई बार टॉप मैनेजमेंट कंपनियों की बात करूं डांट देती है, वो कहता है मैं सुनूं नहीं तेरी नौकरी, तो कहीं भी कर लूंगा, तेरी बात सुनने के लिए थोड़ी आया हूं। एचआर मैनेजर राजी करता है, अरे यार बुजुर्ग है, घर पे ही बोलने की आदत है, घर पे कोई नहीं सुनता है इनकी, कह दिया तो कह दिया, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी सुनता हूँ इसको। किसी तरीके से आपका गुस्सा ठंडा करता है। चैलेंजिंग टास्क है, आसान काम नहीं होता है इनसे। तो एचआर मैनेजर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे सकता है। मैंने एक चीज अंडरलाइन कराई थी पढ़ाते हुए, इन टुडेज सिनेरियो एक्सपीरियंस, कमिटेड, लॉयल वर्कफोर्स प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो एचआर मैनेजमेंट में किसके कारण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी? तीन चीजें होनी चाहिए आपके वर्कर्स में, वो एक्सपीरियंस हो, कमिटेड हो और लॉयल हो जाएं, तो आपको एडवांटेज मिलेगी। एचआर मैनेजमेंट की पॉलिसी में क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट शुड बी केप्ट इन द माइंड? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसीजर अच्छा हो, ट्रेनिंग अच्छी दी जाए, अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस करें। एक बात अच्छे से समझ लो, कोई आदमी अच्छा काम करता है और समय पे उसकी अप्रिशिएशन नहीं करोगे तो भी वो नाराज होकर चला जाएगा। अप्रिशिएशन को जरूर नहीं है कोई इनाम में ही की जाए, मनी में ही की जाए, कई बार सबके सामने उसकी बातों को और उसके अच्छे कामों की सराहना कर देना ही बहुत होता है। तो अप्रेजल करना आना चाहिए, है ना। मेरी एक आदत है, मैं कई बार खाने पे कहीं बुलाया जाता हूँ ना, तो खाना अच्छा लगता है तो मैं व्यक्त जरूर करता हूँ, ठीक है ना। इसका मकसद नहीं होता है कि मुझे और ही चाहिए, हालांकि उसका मकसद और आता ही है, वो बाय प्रोडक्ट है उसका, लेकिन मैं कह देता हूँ, ठीक है ना। खीर बहुत बड़ी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, तो आती है, तय बात है, लेकिन वो अच्छी थी इसलिए मैंने तारीफ की थी। बताओ, अब जिसने इतनी मेहनत से रसोई में गर्मी में खड़े होकर बनाया है, दो शब्द आपने बोल दिए, उसको लगता है ना यार मैं किसी ढंग के आदमी को जिमा रही हूँ। अगली बार जब अपन घर जाएंगे तो क्या होगा, अपना काम बढ़िया से होगा कि नहीं होगा। तो अपने तो एक एचआर मैनेजमेंट गुण का ही तो उपयोग किया है। छोरों को खास तौर से कह रहा हूँ, घर पे अच्छी बनती है ना, तुम्हारी माँ बहनें बनाती है और आगे चल के बीवी बनाएगी तुम्हारी, तो तारीफ कर दिया करो चाहे वो कैसी भी बने, क्योंकि वहाँ खड़े रह के रसोई में काम करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। गर्मी में कभी खड़े रह जाओ, पता चले अपने कैसा होता है, या पसीने टपक रहे होते हैं तो भी वो घर परिवार के लिए काम कर रहे होते हैं, है ना। मैंने तो एक आदत बना दी है, पहले तो मैं भी लड़ लिया करता था, आजकल मैं भी थोड़ा सा अलग अंदाज में बात कर लेता हूँ। कभी रोटी जल जाती है ना तो मिसेस को मैं कह देता हूँ कि देख अब तेरी खूबसूरती से रोटियां भी जलने लग गई हैं, मकसद तो रोटी जली हुई की बात करनी थी मेरे को, लेकिन मैं कुछ और कहता, आज ऐसी कैसी दे दी है, तो पलट के जवाब आता। तो मैं तो कहता था देख आज तेरी खूबसूरती को देख के रोटियां जलने लग गई है, कोई हंस देती है, जाके नई रोटी बना लाती है। कहने का ढंग आना चाहिए। एचआर मैनेजमेंट, इसकी एक्स्ट्रा फीस दे देना रे, ठीक है ना। जिंदगी का गुण बता रहा हूँ मैं, जिसको करके तुम बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, इसकी कोई एडिशनल फीस है। इसको कहते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बढ़िया तरीका है या नहीं है? अपनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे नहीं करोगे तो दिक्कत ही पाओगे, और मेरे गुण अपना लोगे तो याद करोगे कि हाँ यार इस चीज से मामला आसान हो गया हमारा, ठीक है ना। अलग क्लास लगा देंगे, बस ये कह रहे अलग क्लास लगा दो, अलग क्लास लगा देंगे इसकी। स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो तीन काम है इसमें, प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रैक्टिस एंड पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस के काम होने चाहिए। अब एक सवाल और में पूछ लिया गया पर बड़ा सवाल हो सकता है, वो है स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ एचआर मैनेजर। ये पुराने कोर्स में भी पूछ लिया गया है 4 नंबर में, ठीक है। तो कितने रोल है देखें। सबसे पहले प्रोवाइडिंग द पर्पसफुल डायरेक्शन, दूसरा बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंस, तीसरी क्रिएटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, चौथा फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, पांचवा मैनेजिंग द वर्क फॉर डाइवर्सिटी, छठा एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सातवां डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक्स एंड कल्चर। 7 पॉइंट हो गए हमारे, याद कर लो। एक सवाल इसमें से 2 नंबर का आ चुका है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में बड़ा सवाल 4 नंबर का हो सकता है। कौन से 7 रोल है स्ट्रेटेजिक रोल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के? हेडिंग याद रख लो, बाकी मैटर अंदर से लिख लोगे आप, इसकी हेडिंग याद रख सकते हो। मैंने जो चार्ट बुक दी है ना उसमें लिखा हुआ है ये, तो ऐसे बड़े सवालों के लिए अपन वहां से कर सकते हैं। कौन सा है पहला? प्रोवाइडिंग द पर्पसफुल डायरेक्शन, एचआर मैनेजर तो बताता है काम क्या करना है आपको। सेकंड, बिल्डिंग द कोर कॉम्पिटेंस, लॉयल कमिटेड से हो जाएगा। तीसरा, क्रिएटिंग कोर, यूनिकनेस आ जाती है आप। चौथी, फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, टॉप मैनेजमेंट क्या चाहती है, करवाने का काम तो इसी एचआर मैनेजर का है वर्कर से। फिर मैनेजिंग द वर्क फॉर डाइवर्सिटी, आप बताओ वर्कफोर्स को मैनेज करना आसान काम थोड़ी है। एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, मेल फीमेल, ठीक है, डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन, डिफरेंट नेशनलिटी, डिफरेंट फूडिंग स्टाइल, इस तरीके के वर्कर होते हैं कि नहीं होते कंपनी में। उन सबको मैनेज करके एक जगह ले आना आसान काम है क्या आपके लिए? मुश्किल काम ही है। तो ये सब चीजें एक एडवांटेज दे सकती हैं आपको, ये रोल भी उसको निभाना है। एम्पावरमेंट करें कि अगर टॉप मैनेजमेंट ना हो तो कंपनी के हित में वो डिसीजन भी ले सकें।
ऐसे भी लोग हों तो कंपनी आगे बढ़ती है। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्क एथिक एंड कल्चर का ध्यान रखें तो क्या हो जाएगा, कंपनी आगे बढ़ेगी। जैसे वॉलमार्ट का कल्चर क्या है, कस्टमर फर्स्ट, जो कुछ चाहता है सब दो उसको, बार बार परेशान करता है तो भी उसको सुविधाएं दो, मतलब कस्टमर सबसे पहले। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की वर्क कल्चर क्या है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, मतलब मेरे वर्कर के अंदर में आते ही पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये बात डाल देता हूं कि 18 घंटे काम करना पड़ेगा मेरे यहाँ आए हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी आदत डल जाएगी। मैंने वर्कर एथिक्स और कल्चर डाल दिया है ना। मैंने पहले दिन अपने दिन क्लासों में आते ही मैंने कहा था मैं रटाफिकेशन से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कंसेप्चुअली बात करूंगा, मैं गाने बजाने नहीं करूंगा, मुजरे नहीं कराऊंगा, पढ़ना है तो सीरियसली बात ये है, लेकिन रिजल्ट हम देंगे, टॉपर हम देंगे। प्रूव किया कि नहीं किया, हर साल प्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं। वर्क एथिक एंड कल्चर डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये 7 चीजें थी, कंप्लीट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 6 को, इतना ही रखते हैं, ठीक है।